Assalamualaikum everyone. Okay, I think this is the class of software engineering, but I think आपकी एक मेकअप क्लास हो रही थी ऑलरेडी, तो स्टूडेंट्स मोस्टली उसमें हैं. So I'll wait कि आपकी वो क्लास भी आई थिंक ख़त्म हो गई होगी और then students will join. All right, welcome. एक स्टूडेंट ने अभी तक ज्वाइन किया है. आई थिंक आपकी क्लास आई थिंक देर तक चल रही थी. इज़ दैट द केस? आई थिंक जो आपकी 11 से 1 थी आई थिंक मिस साइमा ने रखी थी. अच्छा, आप जब तक मुझे ये बता दें आवाज़ आपके पास क्लियरली आ रही है. इज़ देयर एनी नॉइज़ और एनीथिंग? होपफुली नॉट. एंड देन लेट्स वेट फॉर सम अदर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन एज वेल, देन वी विल स्टार्ट. All right, class, welcome. I think let's start. This is the class of software engineering of section A, which was supposed to be held on Thursday. So we have moved that class to Monday for this week. There will be no class of software engineering on Thursday, our regular class session. However, there will be a class, the regular session of discrete structures tomorrow as per schedule on Tuesday. So let's start. I hope you remember कि हमने लास्ट लेक्चर कहाँ पर छोड़ा था. आई वॉज टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन. आई थिंक यूआई फेज़ के ऊपर हमने बात की थी, एंड आई थिंक वी डिस्कस्ड दैट अ लॉट, और उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हम रैप अप कर चुके थे. वो लेक्चर हमारा ख़त्म हो चुका था. लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट लेक्चर. लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू. Okay, could you please confirm if you can see my screen? Lecture number 9, implementation, and also please clear out the voice as well. अगर voice में कोई issue है तो बता दें. Hopefully नहीं होगा, just for confirmation. If everything is clear, then we can move forward. All right. Let's begin. So आज से पहले तकरीबन हम 8 लेक्चर पूरे कर चुके हैं. ऑल्दो 8 के 8 स्लाइड्स नहीं थी, बट 8 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, जिसमें एक दो हमने मर्ज करके भी पढ़े हैं. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है, उस पर हमने बात की. फिर हमने देखा कि अच्छा, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने एज अ प्रोडक्ट इंजीनियर करनी है उस चीज़ को, तो वी विल हैव टू गो थ्रू सम ऑफ द स्टेप्स. इससे पहले हमारी काफ़ी बहस हो चुकी थी इन बातों के ऊपर कि सॉफ्टवेयर होते किस किस तरह के हैं. हर तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अलग फेजेस से गुज़रना पड़ता है, अलग स्टेप्स से गुज़रना पड़ता है. लेकिन हम इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि जनरल हैं, और वो हर तरह के सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में, इवन नॉट द सॉफ्टवेयर बट जनरल कोई भी चीज़ डेवलप करने में लाजमी होते हैं. अच्छा, वॉइस स्लो आ रही है थोड़ी सी. लेट मी शो कि मेरे माउस, आई थिंक माइक में शायद कोई खराबी ना हो. ओके, अब आई होप कि आवाज़ थोड़ी सी बेटर होगी. सो हम ये कह रहे थे कि वी डिस्कस्ड कि अच्छा, कुछ जनरल टर्म्स हैं, जो कि कुछ जनरल फेजेस होते हैं जो कि तकरीबन हर तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल के अंदर सेम होते हैं. इट्स जस्ट अबाउट कि आप उन स्टेप्स को किस तरह से लेके चलते हैं. क्या आप एक के बाद दूसरा करना चाहते हैं, क्या आप एक के साथ दूसरा करना चाहते हैं, क्या आप एक दो को ही लेकर बैठ जाएंगे और फिर तीसरे के ऊपर से तब जाएंगे जब आप एक दो को कंप्लीट कर चुके हों. ये अलग अलग तरह के मॉडल्स थे, लेकिन स्टेप्स वही थे जो कि तकरीबन तमाम मॉडल्स के अंदर. आवाज़ मुझे दोबारा एक दफ़ा बता दीजिएगा, शायान स्पेशली आपका मैसेज आया था कि क्लियर है अब या नहीं. कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि कन्फर्म्ड हैं, हर तरह के मॉडल के अंदर वो इस्तेमाल होते हैं. जो स्टेप्स हैं उनके नाम हैं. रिक्वायरमेंट मॉडलिंग आप करेंगे, जिसमें एनालिसिस का नाम आ जाता है, कभी कभार रिक्वायरमेंट का नाम आता है, सिंपल रिक्वायरमेंट मॉडलिंग भी कहलाती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी होता है. उसके बाद फिर हम डिज़ाइन फेज़ के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं. उसमें स्पेशली हम यूआई को डिज़ाइन करते हैं और अपने प्रोग्राम की एप्लीकेशंस को देखते हैं कि किस तरह से काम करेंगी, कंपोनेंट्स किस किस तरह से मिलेंगे, आर्किटेक्चर क्या क्या होगा, किस तरह से डिवाइड करेंगे. और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर. तो ये 4-5 स्टेप्स जो हैं, ये जो है
कंफर्म्ड होते हैं, जिनमें से एक टेस्टिंग भी है। लेकिन अभी हम टेस्टिंग पर जाने से पहले वी आर ट्राइंग कि हम इम्प्लीमेंटेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लें, उसके बाद फिर हम टेस्टिंग के ऊपर जाएंगे। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का, आज से पहले अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं पढ़ते तो इससे पहले शायद कुछ के जहन में यही होता कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मेन थिंग जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काम जिसका सबसे इम्पोर्टेंट है, कि यू वुड एक्चुअली कोड, आप एक्चुअली कोड लिखेंगे एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। बट यू विल सी कि हमारे तकरीबन 8 लेक्चर्स हो गए और हमने काफ़ी डिटेल में बात की, आर्टिफैक्ट्स की बात की, रिक्वायरमेंट की बात की, हमने डिज़ाइन की बात की। बट यू विल सी कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उनकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट यू विल सी कि इट इज़ ओनली बट अ माइनर पार्ट ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग प्रोसेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर। मेजर प्रोसेसेस रिक्वायरमेंट के हैं, डिज़ाइन के हैं, इवन टेस्टिंग के बहुत सारे फेजेस आ जाते हैं, देन प्राइसिंग, मेंटेनेंस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इम्प्लीमेंटेशन इज़ ओनली द एप्लीकेशन। आप अप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली जो आपने प्लानिंग की थी उसके ऊपर आपने ज़्यादा टाइम लगाया, और अब जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको उतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से हमने रिक्वायरमेंट और डिज़ाइनिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाया, सो दैट वी वॉन्ट हैव टू do all of those things when we are implementing the code, but that is because of all the software engineering process. but अगर हम देखते हैं आजकल की प्रोग्रामिंग, आजकल की मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच, तो उसके अंदर काफ़ी हद तक अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल अप्रोच की बात करते हैं तो वी हैव सीन कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी एग्जिस्ट करती है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट भी एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि इम्प्लीमेंट हमने क्या करना है और कैसे करना है। हम रिक्वायरमेंट के ऊपर टाइम नहीं लगाते, एजाइल प्रोसेस हमारे पास एग्जिस्ट करता है। बट ऑल इन ऑल इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ फेज एंड वी विल हैव टू लर्न अबाउट दैट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। यस, ओके। सो इस स्लाइड पर जाने से पहले, बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिकली डीलिंग विथ a certain part of that whole implementation process. What do we want when we want to implement the code, when we want to implement the software? We want कि जो काम हमने किया है, जो काम हमने प्लान किया था, जिस तरह से हमने प्लान किया था, हम उस काम को उसी तरह से लेकर चलें और उसी तरह वो काम हो जाए। बट वेरी सेल्डम दिस हैपन्स। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपने जिस तरह से प्लानिंग की उसी तरह से आपका प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो जाए। बहुत सारे इसमें फीचर्स आ जाते हैं जो कि हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमने ठीक है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त भी लगाया, हमारे पास एक बहुत क्लियर इमेज मौजूद है कि हमने किस किस तरीके की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, किस किस तरह से करना है, लेकिन फिर भी इश्यूज़ आ जाते हैं सामने, और उन इश्यूज़ को टैकल करना, अब आप दोबारा रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की तरफ नहीं जाते हैं, फिर आप इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही उन इश्यूज़ को टैकल करने की कोशिश करते हैं। नाउ दैट थिंग अगेन इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट काइंड ऑफ मॉडल यू आर यूजिंग। if you are using waterfall model, then you will not go back to requirement modeling, and you will not even change anything in the implementation as well until and unless you have the first version of your software. So implementation may involve developing programs in high or low level programming languages. इम्प्लीमेंटेशन आप जब कर रहे होंगे तो यू विल सी कि अच्छा ये सारी चीज़ें मुझे बनानी है, लेकिन अब किस लैंग्वेज में बनानी है, से मैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाता हूँ कोई। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एनीवन प्लीज टेल मी, और जस्ट कमेंट अबाउट दैट। व्हाट डू यू थिंक व्हाट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, एन एग्जांपल ऑफ दैट, और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज? यस, एनीवन? ओके। अब्दुल रहीम तारिक का एक जवाब आया है, ही इज सेइंग कि हाई लेवल लैंग्वेज इज इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमन लाइक जावा, and low level languages is easily understood by machine like a machine language. So very good definition, that high level languages are mostly designed for the programmer. They are programmer oriented, not machine oriented. ऐसी languages जो कि human perception के ऊपर घूम रही हों, उनके सारा ग्रामर, उनकी सारी semantics, those are high level languages. और ऐसी languages जो कि machine की understanding के ऊपर डिज़ाइन की जाएँ, those are called low level languages. कुछ examples अगर हम इसकी लेते हैं तो high level languages are Java, C++. These are high level languages because these are easily understood by a human.
बट कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती हैं ताकि मशीन उसको अच्छी तरह समझ सके। उसकी कॉमन एग्जांपल्स में मशीन लैंग्वेज विच इज़ योर बाइनरी कोड, ऑब्जेक्ट कोड जिसको आप कहते हैं, एंड योर असेंबली लैंग्वेज दैट इज़ ऑल्सो अ लो लेवल लैंग्वेज। सो इम्प्लीमेंटेशन तो हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं ना, हाई लेवल में भी कर सकते हैं, लो में भी कर सकते हैं। इवन अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें भी यू हैव द चॉइस कि आप जावा को पिक करते हैं, आप सी हैश को पिक करते हैं, आप से पाइथन को पिक करते हैं, आप किस में काम करना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी बेस के ऊपर आप जो है डिसाइड करोगे कि आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई हाईली ग्राफिकल जो है एप्लीकेशन बनानी है तो आई वुड सर्टनली ऑप्ट फॉर समथिंग जो कि ज़्यादा फीजिबल रहे मेरे लिए, से मैं जावा को ऑप्ट करूँगा। आई विल से कि जावा इज़ बेस्ट, क्योंकि मैं जो है सी को मैं फॉर एग्जांपल सी के साथ अगर कंपेयर करता हूँ तो मैं सी के ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं जावा के ऊपर आ जाऊँगा। आई विल से कि ओके, क्योंकि इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और ग्राफिक्स के साथ कम्युनिकेशन, उसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकती है, जैसे मैं जावा को पिक कर रहा हूँ। बट इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ जावा में ही वो काम कर सकते हैं, आप सी में भी काम कर सकते हैं। देयर आर IDEs जो कि आपको हेल्प करती हैं ड्रैग ड्रॉप करने में, एंड योर कोड इज़ इन सी लैंग्वेज। आप सी हैश में भी काम कर सकते हैं, आप पाइथन में भी काम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप अपने कोड की बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर चले जाओ तो आपका कोड किस तरह से डिज़ाइन हुआ है, इज़ दैट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड और some type else code, is that a database management system, is it just a web application, what is it, उस हिसाब से फिर आप पिक करोगे। से अगर आपने एक वेब एप्लीकेशन बनानी है तो यू विल सर्टनली ऑप्ट फॉर से PHP या HTML5, मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स आर सपोर्टिंग दैट। अगर आप कहते हो कि ठीक है वेब एप्लीकेशन नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर अ मोबाइल फ़ोन, सो अभी भी आपके पास चॉइस है कि आप किसको पिक करना चाहोगे, डू यू वांट टू पिक iOS और एंड्रॉयड। अगर आप एंड्रॉयड पे आते हो तो फिर मोस्टली यू विल हैव टू गो टू जावा। बट दैट इज़ जस्ट द फिजिबिलिटी, इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ उसको उसी में कर सकते हो, आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। यू वुड जस्ट हैव टू डू सम एक्स्ट्रा स्टेप्स। सो इट्स अप टू द प्रोग्रामर के विच लैंग्वेज ही और शी वांट्स टू इम्प्लीमेंट इट्स कोड इन। बट देर आर सम एस्पेक्ट्स, ये कुछ चीज़ें तो हमने वैसे ही बातें की, और क्योंकि आप प्रोग्रामिंग ऑलरेडी करके आ चुके हैं एंड दिस इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोर्स, सो वी विल नॉट डिस्कस व्हाट कितनी तरह की लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं और उन लैंग्वेजेस में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या फ़ायदे नहीं हैं। दैट इज़ फॉर अनदर कोर्स ऑफ योर प्रोग्रामिंग। मे बी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन किया होगे, या मे बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आप इसको डिस्कस कर रहे हो कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के में कर सकते हो, आप डेटाबेस में काम कर सकते हो, या इस तरह की किसी और चीज़ में आप काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एक चीज़ डेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो क्या वो चीज़ आप एज अ वेब एप्लीकेशन के तौर पर नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट? टेल मी दैट। ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको अपने प्रोग्राम के ओरिएंटेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सो यू कैन डू दैट। सो लाइक आई सेड कि दीज आर नॉट द थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन अ वेरी डिटेल, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादातर चीज़ें खुद ही पता हैं। से PHP यू नो, या यू शुड नो ऑलरेडी, बिकॉज के PHP इज़ अ लैंग्वेज फॉर वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन अगर आपने कोई बनानी है, कोई वेबसाइट बनानी है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट ऑप्ट फॉर सी लैंग्वेज। इसी तरह अगर आपने कोई मैथमेटिकल कोई ग्राफिकल चीज़ को यूज़ करना है तो यू विल ऑप्ट फॉर सी हैश और जावा और समथिंग लाइक दैट। सो उस पार्ट के ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं आते हैं। हम ये देखते हैं आज के इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं कि आपने चलें काम तो दे दिया कि आपने ये काम करना है, लेकिन उन कामों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि आम तौर पर टेक्स्ट्स कवर नहीं कर रहे होते हैं उन चीज़ों को। लाइक आई कैन टेल यू कि अच्छा ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसकी इतनी टाइप्स हैं, बट कौन कौन से एक्चुअल इश्यूज़ आते हैं जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने इस स्लाइड को शुरू करने से पहले रखना चाहता हूँ, और वो ये कि एक कोड को इम्प्लीमेंट करने के बेतहाशा तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं कोडिंग करना स्टार्ट करूँ, मेरे पास सारा SRS वगैरह मौजूद है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है मेरे पास, डिज़ाइनिंग की सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं, आई एम जस्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट। तो जब अगर मैं कोड इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, एक तरीका ये है कि मैं अपने पूरे कोड को 1 बाय 1 जो है इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने साथ एक और बंदे को मिला लेता हूँ और कहता हूँ कि अच्छा ये 4 काम आप कर लें और ये 4 काम मैं कर लेता हूँ, ये 8 काम हो जाएंगे और फिर इन दोनों को हम मिला देंगे, हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ठीक है, एक सर्टेन आइडिया ये भी है, एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाएगा, बट ये जो तरीका है जिसमें मैं अपने साथ एक दूसरे पार्टनर को भी मिला लेता हूँ, इट इज़ नॉन एज पेयर प्रोग्रामिंग। ठीक है, पेयर में आप
प्रोग्राम कर रहे हैं किसी चीज़ को, एक ही चीज़ पे आप काम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं। इसी तरह पूरी पूरी टीम्स भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं और फिर आप अपने सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करते हैं। यूआई एक बंदे ने बना लिया, एक टीम ने बना लिया, डेटाबेस एक टीम ने बना लिया, बटन्स एक टीम ने बना लिए, यूज़र ऑब्जेक्टिव्स एक टीम ने बना लिए। अब उन सब चीज़ों को आपने इंटीग्रेट करना है। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के। नाउ सम एस्पेक्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दैट आर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड दैट आर ऑफन नॉट कवर्ड इन प्रोग्रामिंग टेक्स्ट्स आर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि 3 ऐसे सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आजकल के मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंटेशन के, जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डायलेमा को। नंबर 1, रीयूज़। Reusability of a code or any part of your software is a very important thing nowadays. It is very in, it is very easy, it is very flexible, it is very feasible. और इसके ऊपर हम बात ऑलरेडी कर भी चुके हैं कुछ हद तक। आई रिमेंबर कि हमारा शायद लास्ट या उससे लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हमने रीयूजेबिलिटी के कंसर्न्स को डिस्कस किया था। आज उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा एक फॉर्मुलेटेड वे में डिस्कस करेंगे। देन देयर इज़ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड होस्ट टारगेट डेवलपमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बेसिकली मीन्स कि आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो चेंजेस एक तरह से डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए कि आपने क्यों चेंज किया और कैसे चेंज किया और उसके चेंज करने से क्या फ़ायदा हुआ। ये चीज़ें भी आप अपने पास लिख के रखें, बिकॉज यू नो कि आप दोबारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस के ऊपर नहीं जा रहे हैं, आप दोबारा डिज़ाइनिंग के ऊपर नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ कोडिंग में ही चेंज कर रहे हैं। तो यू शुड हैव अ सर्टेन आइडिया कि आपने कोई चीज़ क्यों चेंज की। तो आपने उस कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना है कि वाई इज़ योर कोड अ लिटिल डिफरेंट देन व्हाट यू एंटिसिपेटेड। एंड देन देयर इज़ होस्ट टारगेट डेवलपमेंट which basically is a very, nowadays it is a very important task in order to implement a code, that you would have to look for what you are developing the code in and what your code will be run on. आप कोड डेवलप किस चीज़ पर कर रहे हो और आपका कोड चलाया किस चीज़ पर जाएगा। आपने बड़ा अच्छा कोड डेवलप कर लिया बट यू हैव अ बिग मशीन, यू हैव से 20 GBs of graphics card and you have a lot of RAM and a lot of what do you call it, memories and everything, and it is running smoothly on your thing, but you are actually developing that for say mobile applications, and mobiles don't have a dedicated, for example, graphics card and a dedicated 64 GBs of RAM or whatnot. So you would have to see कि what is your target and what are you developing that तो code on. ऐसा ना हो कि आपने कोड डेवलप एक मशीन के लिए किया है, उस पर वो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन एक्चुअली वो चलाया किसी और मशीन पर जाएगा और तब जाके आपकी चीज़ें जो है वो फेल हो जाएंगी। तो ये 3-4 चीज़ें, 3 चीज़ें बेसिकली हैं जिनके ऊपर हमने थोड़ा सा आज डिस्कशन करनी है कि क्यों इश्यूज़ आते हैं और इनको टैकल करने के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाए जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ रीयूज़। मोस्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय रीयूजिंग एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स और सिस्टम। मॉडर्न सॉफ्टवेयर अगर हम बात करें, नॉट द सॉफ्टवेयर विच आर जस्ट गेटिंग अपडेटेड। फॉर एग्जांपल MS विंडोज़ की, MS वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत पुराने सॉफ्टवेयर हैं। इनकी लाइब्रेरी में रीयूजिबिलिटी बहुत कम थी, आज भी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन आजकल अगर हम छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स देखते हैं, इवन अगर हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस को देखते हैं तो यू सी कि देयर आर मिलियंस ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस बीइंग मेड ऑन डेली बेसिस, और तकरीबन सबका काम मिलता जुलता ही होता है। सो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर रीयूजिंग देयर कंपोनेंट्स। सो आजकल जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ नॉट मच इनोवेशन इन दैट सॉफ्टवेयर, everything is being developed by on the basis of some other software. There is no such innovation जिसको कहें कि अच्छा ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा बना है जिस इससे पहले ऐसा सॉफ्टवेयर था ही नहीं। इट इज़ वेरी वेरी लेस नाउ। सो मॉडर्न सॉफ्टवेयर जितने भी बन रहे हैं ज़्यादातर उनके अंदर रीयूजिबिलिटी का कंपोनेंट आ ही जाता है। व्हेन यू आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर यू शुड मेक एज मच यूज़ और एज पॉसिबल ऑफ एग्जिस्टिंग कोड। Now this is a very controversial statement. You can agree to that and you cannot agree to that. That's up to you and the programmer and your code and your project that you are working on. तो जब आप डेवलप कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर को, ज़्यादा से ज़्यादा आप, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी कोड को जो है वो इम्प्लीमेंट रीयूजिबिलिटी के ऊपर करो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोड मौजूद है देन वी कैन रीयूज़ इट रादर देन राइटिंग द होल कोड आवरसेल्व्स। सो इट्स गुड ऑप्शन, बट
क्यों मैंने इसको कहा कि ये कंट्रोवर्शियल है? बिकॉज आई एम रेफरिंग टू द सेम थिंग दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ कपल ऑफ लेक्चर्स अर्लियर. वी डिस्कस्ड कि देयर आर सम इम्पेडिमेंट्स ऑफ रीयूज. अगर आप रीयूज़ करते हो कोड को तो देर आर मल्टीपल इश्यूज दैट कैन अराइज फ्रॉम दैट, एंड इट इज़ सिमिलरली it is relatively very better if you write your own code in most of the cases. It's better कि आप अपना कोड खुद लिख लें rather than कि आप रीयूज़ करें. बट क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि there is very less innovation nowadays in modern software, so it's better कि आप चीज़ों को उसी तरह यूज़ कर लें जिस तरह वो बनाई गई हैं. अपना कोड अगर आप करने बैठेंगे तो देयर कैन बी मिलियन ऑफ अदर इश्यूज़ जो कि ऑलरेडी टैकल्ड हैं. अगर आप रीयूज्ड कोड को उठा लेंगे तो मे बी आपको वो इश्यूज़ ना आए. So like I said, it is a controversial statement. It can be true. You can agree to that. You cannot agree to that depending on your nature of the program. However, these reusable technologies come with a high maintenance and integration cost. Like I said, and like we have discussed a couple of lectures earlier, that these reusable technologies are very good, very feasible, but their cost is very high. Their maintenance cost is very high. आप इनको चेंज जब करेंगे ना, मेंटेन करेंगे, कंपैटिबल बनाने की कोशिश करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक, इट विल कॉस्ट यू वे मोर. सिमिलरली अगर आप इसको अपने सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करना चाहेंगे, अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक चलाना चाहेंगे, उसके साथ मिलाना चाहेंगे, तो फिर उसकी इंटीग्रेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है. एक कॉमन सी एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो लेट्स सपोज कि मैंने आपको एक कोड दे दिया जिसके अंदर आप बहुत सारे गेम्स बना रहे हो, उसमें एक टिक टैक टो भी आपने बनाना है. अब मैंने टिक टैक तो आपको बनाकर तो दे दिया, लेकिन उस गेम के अंदर मैंने वेरिएबल के नाम अपने हिसाब से रखे हैं. आप जब उसको इंटीग्रेट करते हो तो आप बैठ के अब सारे वेरिएबल्स के नाम अपने हिसाब से रखना शुरू कर रहे हो. कोड वही है, आप रीयूज़ कर रहे हो, बट इंटीग्रेट करने के लिए आपको चीज़ों को कंपैटिबल बनाना पड़ेगा. सो इट्स वेरी गुड कि आप कोड को रीयूज़ कर लें. इट्स वेरी फीजिबल, इट्स रिलेटिवली वेरी फ्लेक्सिबल टू डू दैट, but it comes at a cost. It has a very high maintenance cost, it has a very high integration cost. A reuse based approach is now widely used for web based systems of all kinds, scientific software, and increasingly in any embedded system engineering. ज़्यादातर reusability कहाँ आजकल अप्लाई हो रही है? ज़्यादातर अप्लाई हो रही है वेब बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर. And by web based I don't only mean web based, I also mean web and mobile based applications. Because you know, because we are talking, if you are talking about mobile phones, you are talking about 90% of the applications that are online, that are web based. Very little amount of applications you have in your phone that you can that you will want to work offline with. And by online I mean online for all things, not just the internet but your mobile data as well, your mobile communication connection as well. वेब बेस्ड चीज़ों के ऊपर या मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. ये बेतहाशा बार हम एग्जांपल ले चुके हैं और बहुत अच्छी एग्जांपल है ये कि आपका जो लॉगिन पेज है दैट इज़ सेम फॉर एवरी टाइप ऑफ एप्लीकेशन. आप चाहे फेसबुक के ऊपर लॉगिन करें, आप चाहे दराज के ऊपर लॉगिन करें, आप चाहे से करीम के ऊपर लॉगिन करें, द लॉगिन पेज इज़ प्रीटी मच द सेम विद द डिफरेंट UI. इट जस्ट आस्क यू इफ़ यू वांट टू लॉगिन विद गूगल और लॉगिन विद फेसबुक और लॉगिन विद योर email address or a number, and it does the same thing. इसके पीछे जो 150-200 लाइन्स का कोड है, it does the same thing exactly. It does what? It just reads whatever your input is, it connects you to another app or a web service whatever there is, और उससे कनेक्ट होने के बाद आपको वो रजिस्टर कर लेता है, आपको अपने डेटाबेस में एंटर कर देता है. That's pretty much there is to it when you are signing up or logging into to a page or a website or a mobile application. So in that particular case, it's okay if you reuse the code. Obviously you will have to pay some cost for it. Obviously you will have to make that code integrated with your code as well. उसकी थोड़ी सी कॉस्ट आपके पास आएगी, लेकिन आपको कम से कम पूरा डिज़ाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी उसको कि अच्छा लॉगिन करना है तो मैं उसमें कौन कौन से बटन रखूँ, फिर मैं क्या क्या ऑप्शन दूँ, उसको क्या क्या ऑप्शन दूँ, तो फिर उसके पीछे इस वेरिएबल का नाम क्या रखूँ और उसको रीड किस तरह से करूँ, क्या वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए या सिर्फ नंबर होना चाहिए, ईमेल की वैलिडेशन किस तरह से करूँ ताकि यूज़र सिर्फ ईमेल ही डाले, कोई और नंबर डाल देता है तो मैं उसको प्रॉम्प्ट कर दूँ कि भाई आपने ईमेल सही नहीं लिखी है. ये कुछ चीज़ें जिस पर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहोगे. ये चीज़ें तो सबके लिए सेम है. आप अगर ईमेल, फेसबुक अगर जिस तरह से ईमेल रीड कर रहा है, आप भी यही चाहोगे कि आप ईमेल उसी तरह रीड करो. ईमेल का एक ही फॉर्मेट है.
फ़ोन नंबर अगर किसी तरह से आप ऊबर आपका रीड कर रहा है, आप चाहोगे कि आपकी एप्लीकेशन भी उसी तरह से रीड करे, बेशक आपकी एप्लीकेशन जो है वो से राइड शेयरिंग ना हो, कोई गेम बना रहे हो आप, तो इट्स प्रिटी मच कि आप रीयूज़ कर लें उस कोड को, ज़्यादातर अगर आप वेब एप्लीकेशन की या मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। साइंटिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये चीज़ रीयूजेबिलिटी होती है। साइंटिफिक सॉफ्टवेयर में भी नो कि साइंटिस्ट अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है एंड फॉर साइंटिफिक पर्पसेस अगर वो यूज़ कर रहा है, तो इट शुड हैव सम काइंड ऑफ फार्मूले उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे बहुत सारे। तो फार्मूले तो यूनिवर्सल हैं, वो तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, आप दोबारा उसको कोड करने की क्या ज़रूरत है। आप फिर से क्यों लिस्ट बनाओगे कि कौन कौन से यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर होने चाहिए। ऑलरेडी बने हुए वर्ड के अंदर जो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं वही आपको भी यूज़ करना है, तो रीयूज़ दैट कोड। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसके अंदर हम रीयूज़ कर सकते हैं अपने कोड को। कहाँ कहाँ हम रीयूज़ कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर रीयूज़ इज़ पॉसिबल एट अ नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स। या तो आप एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर चीज़ को रीयूज़ करेंगे, या आप ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर करेंगे, या आप कंपोनेंट लेवल के ऊपर करेंगे, या फिर आप सिस्टम लेवल के ऊपर करेंगे। ये चार वो लेवल्स हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के, जिसके ऊपर आप रीयूज़ कर सकते हो। जिस तरह सिस्टम लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली आई एम सेइंग कि आप पूरा का पूरा सिस्टम ही रीयूज़ कर लो। आपने एक एप्लीकेशन बनाई है जो कि उसी तरह की है जिस तरह की एक एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई है, और आप उसी के कोड को यूज़ कर रहे हो, आपने सिर्फ यूआई चेंज कर दी थोड़ी सी, तो दैट्स ओके, यू कैन डू दैट। दैट इज़ द रीयूजेबिलिटी एट सिस्टम लेवल। But if we talk about some other thing, say component level or object level or abstraction level, so on that level things will be different. So let's talk a little about reuse at abstraction level. When we talk about reuse at abstraction level, what are we actually talking about? At this level, we don't reuse software directly, but rather use knowledge of successful abstractions in the design of your software. In this particular type of reuse, I don't exactly reuse the code. मैं एक्चुअली कोड उठाकर अपने प्रोग्राम के अंदर एम्बेड नहीं करता, बल्कि मैं सिर्फ समझता हूँ। एक शख्स के कोड को देखते हुए, एक एप्लीकेशन के कोड को देखते हुए मैं सिर्फ समझता हूँ कि ये काम कैसे किया इसने, और उसी के मुताबिक मैं अपना काम करता हूँ। अब ऑन पेपर, इन प्रैक्टिस मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट ऑन अ वेरी डीपर लेवल, ऑन एन एब्स्ट्रैक्शन लेवल, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि आप बाहर से एक चीज़ को देख रहे हो, सिर्फ एक बर्ड आई व्यू ले रहे हो। सो एक्चुअली आई एम डूइंग माई ओन वर्क, लेकिन अगर थोड़ा सा और आप बाहर आकर देखो और एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर देखो, तो यू विल सी कि एक्चुअली ये कोड मैं अपने दिमाग से नहीं लिख रहा हूँ, मैंने कहीं से ये चीज़ देखी है, उसके कोड को समझ लिया है, और अब मैं अपना कोड कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू डेवलप अ CMS। एक नया स्कूल ओपन हुआ है और उसके लिए मैं एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम बनाता हूँ। अब उसके लिए मैं सारा काम खुद भी कर सकता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा SMIU भी एक CMS यूज़ कर रहा है, मैं उसके CMS का स्ट्रक्चर देखता हूँ सारा का सारा, एंड ऐसे अच्छा ये ऐसे होगा, यहाँ से इसकी क्लास डेवलप्ड है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को टीचर्स असाइन है, टीचर को स्टूडेंट्स असाइन है, इस तरह की सारी चीज़ें हुई हुई हैं। चलें, बात समझ में आ गई। अब मैं अपना कोड स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैं जो कोडिंग कर रहा हूँ वो मैं अपनी ही कर रहा हूँ। आई एम नॉट री यूजिंग दैट कोड ऑफ CMS ऑफ SMIU, बट आई नो what that CMS has been doing, और मैं उसी के मुताबिक अपने कोड को बना रहा हूँ। So this is the reuse at abstraction level. At this level, we don't reuse software directly, but we use knowledge of a successful abstraction in the design of your software. आप डिज़ाइन को समझ लेते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए। Design patterns and architectural patterns are ways of representing abstract knowledge for reuse. If you remember, हमने डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में बात की, हमने आर्किटेक्चरल पैटर्न्स के बारे में थोड़ी बहुत बात की, कि आपने देखा था कि जब हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि अच्छा आपका सॉफ्टवेयर ऐसा भी हो सकता है कि उसको हम ग्राफ के तौर पर शो कर दें, ऐसा भी हो सकता है हम उसको STD के तौर पर शो कर दें, ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको ट्री के तौर पर शो कर दें। ट्री के तौर पर शो करते हैं तो हम प्रोसेसेस को 1 बाय 1 डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमने ये देखा कि हम वर्टिकली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अगर आप देख कर और इसी हिसाब से आप बना रहे हो, मुझे नहीं पता कि मेरा CMS किस तरह से बनेगा, लेकिन जब मैं SMIU के CMS को देख लेता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा यहाँ पर आर्किटेक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ होगा, यहाँ पर दूसरा आर्किटेक्चर यूज़ नहीं हो सकता, यहाँ पर लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज़ नहीं हो सकता।
तो अगर मैं ऐसा समझ लेता हूँ उसके सॉफ्टवेयर को देखकर, इसका मतलब है कि मैंने उसके डिज़ाइन के पैटर्न को देख लिया, मैंने उसके आर्किटेक्चर को देख लिया, एंड नाउ आई एम इम्प्लीमेंटिंग दैट आर्किटेक्चर फॉर माई ओन सिस्टम. So this is how you can do reuse at abstraction level. Now coming on to the next thing, reusability at object level. At this level, we directly reuse objects from a library rather than writing the code for yourself. What does it mean? It means that कि आप ऑब्जेक्ट के कोड को भी उठा लें. आपने ये देखा, इसी CMS और SMIU वाली एग्जांपल लेते हैं. SMIU के CMS के ऊपर मैंने ये देखा कि टीचर की एक क्लास है और टीचर उसके ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, और स्टूडेंट की एक क्लास है, एक क्लास के अंदर इतने भी हो सकते हैं स्टूडेंट, इतने भी हो सकते हैं. ये मैंने आर्किटेक्चर देखकर एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर कॉपी कर लिया, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर भी जाकर कॉपी कर सकता हूँ, रीयूज़ कर सकता हूँ. और कैसे कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ ये देख लेता हूँ कि अच्छा यहाँ पर जो टीचर बना हुआ है, बेसिकली डॉक्टर और पेशेंट का भी यही रिलेशनशिप है. लेट्स सपोज एक हॉस्पिटल के लिए मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, एंड आई से कि जैसा आपने टीचर का रिलेशनशिप क्लास के साथ रखा है ना, कि वन टीचर कैन टीच मल्टीपल स्टूडेंट्स, इसी तरह एक डॉक्टर मल्टीपल पेशेंट्स को भी जो है वो डील कर रहा होता है. तो अगर ये केस रखें, तो अगर मैं डॉक्टर को टीचर कह लूँ और पेशेंट को स्टूडेंट कह लूँ, तो रिलेशनशिप तो वही है तकरीबन, कि एक टाइमिंग असाइन की जाती है, उस टाइमिंग पे एक स्टूडेंट आता है और एक टीचर से क्लास लेता है. पेशेंट और डॉक्टर भी यही करता है. तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ उस आर्किटेक्चर को तो समझ ही रहा था, एब्स्ट्रक्शन लेवल के ऊपर तो मैंने रीयूज़ किया ही, लेकिन अब मैं ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर रीयूज़ कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि आपके टीचर के अंदर जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं ना, टीचर का जो एक क्लास बनी हुई है, वो सारी की सारी लाकर मैं अपने पास इंप्लीमेंट कर देता हूँ. उसका नाम रख देता हूँ डॉक्टर. टीचर ID थी, मैंने कर दी डॉक्टर ID. स्टूडेंट नेम था, मैंने कर दिया पेशेंट नेम. टीचर टाइमिंग थी, मैंने कर दी ऑफिस टाइमिंग. टीचर के लिए ऑफिस टाइमिंग थी, मैंने कर दी क्लिनिक टाइमिंग. टीचर के लिए उसके उसके सब्जेक्ट्स थे, डॉक्टर के लिए मैंने कर दिया स्पेशलिटी. टीचर के लिए ये था कि उसको वो कौन सी क्लासेस पढ़ा रहा है, डॉक्टर के लिए मैंने कर दिया कि लेट्स से कि कौन कौन सी दवाइयाँ वो आपको जो है वो रेफ़र कर रहा है. तो मैंने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया, रीयूज़ कर लिया, बिकॉज आई न्यू कि ये वही चीज़ है, शख्स वही है, बस उसकी प्रॉपर्टीज़ के नाम डिफरेंट है. शख्स वही है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को पूरे के पूरे को कॉपी कर लिया, रीयूज़ कर लिया. टू इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ रीयूज़ यू हैव टू फाइंड अप्रोप्रिएट लाइब्रेरीज एंड डिस्कवर इफ द ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स ऑफर द फंक्शनैलिटी दैट यू नीड. आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि जिस चीज़ को आप रीयूज़ कर रहे हो, क्या वो वाकई आपसे करस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही. जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं कार की एक क्लास है, तो कार की क्लास को कॉपी नहीं कर दूंगा डॉक्टर की क्लास के अंदर. कार के अंदर कार की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डॉक्टर की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, बट मैं एक टीचर की प्रॉपर्टीज़ डॉक्टर के अंदर कॉपी कर सकता हूँ, बिकॉज बोथ आर ह्यूमन. उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ सेम है, सिर्फ उनके वर्किंग के अंदर जो चीज़ें चेंज है मैं चेंज कर दूंगा. तो यू वुड हैव टू फाइंड कि कौन सी ऐसी अप्रोप्रिएट लाइब्रेरीज़ हैं, कौन सी ऐसी अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं जो कि आप अपनी चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो और उसको जो है उससे आपको फ़ायदा हो सकता है. सो दैट इज़ हाउ यू कैन री यूज़ सम ऑफ द कोड एट ऑब्जेक्ट लेवल. नाउ रिमेंबर वी हैव नाउ गॉटन इनटू द फेज जहाँ पर कोडिंग को हम री यूज़ कर रहे हैं. एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर देर वॉज दिस डिज़ाइन दैट वॉज बीइंग री यूज्ड. नाउ वी आर एक्चुअली री यूजिंग द ऑब्जेक्ट, द कोड. If you move toward reuse at component level, now we know what a component is. Do you or do you not? What is a component? What is another word for a component? Yes, no one. Component की definition तो आपके सामने है, but we use some other type of words for this component as well. Can you tell me what those words are? Can you guess? All right, good guess. अब्दुल रहीम की तरफ से एक जवाब आया है. I'm not disclosing that, but okay. What else? Anyone? Okay, architectural design, main class, functions. Okay, I was just making this image for you guys in order to better understand the concept. अच्छा, ये image आपको पहले से पता है कि ये क्या काम करती है. It goes like this, and you know what is this? This is a tree and this is your architecture. This is your इस architecture का नाम क्या था? This is a top down approach for can you remember what was the name of this architecture? Layered architecture तो नहीं था ये.
लेयर में हम दूसरी चीज़ें आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी नहीं था, दिस वाज लेट्स सी अगर मुझे नज़र आता है तो। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर, यस, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर भाई। यू कॉल सम फंक्शंस और फिर वो फंक्शंस जो हैं, जिस तरह से अभी अब्दुल रहीम ने कहा कि दीज आर कॉल्ड फंक्शंस, एंड यस फंक्शंस को देखते हुए हम जो है उनको डिवाइड करते हैं। सो लेट्स सपोज दिस इज द कोड, योर मेन कोड, and it is based on 3 types of work, one work, 2 सब class और सब function या सब processes जिसको हम कहते हैं। this process is actually divided into 3 processes, और ये जो आपको ऑरेंज में अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं, these are the objects। ये जो प्रोसेस है ये इन 3 ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहा है, ये प्रोसेस इन 3 ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहा है, ये प्रोसेस इन 2 ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहा है, ये प्रोसेस इन 2 ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप ये कहते हो कि आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर कॉपी कर रहे हो, रीयूज़ कर रहे हो, तो यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द होल कोड एंड यू आर सेइंग कि अच्छा ये ऐसे काम कर रहा है तो मैं भी अपनी चीज़ को इसी तरह से डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ योर रीयूजेबिलिटी, ऑफ योर रीयूज़। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं ये देख लेता हूँ कि जिस तरह इसने 3 चीज़ों को यूज़ किया है, मैं भी 3 चीज़ों को यूज़ करूँगा और कमोबेश इसी तरह की चीज़ें हैं मेरी, तो यू आर कॉपिंग एंड रीयूजिंग एट ऑब्जेक्ट लेवल, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आई एम कॉपिंग दिस होल थिंग, ये पूरा का पूरा जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, आई एम कॉपिंग दिस होल थिंग, आई एम रीयूजिंग दिस होल थिंग, क्योंकि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी मेरे काम के हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स की जो कम्युनिकेशन हो रही है और जिस तरह से वो मिलकर प्रोसेस कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, एक फंक्शन अंजाम दे रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके, ये सारी की सारी चीज़ मैंने भी इसी तरह से करनी है। तो क्यों ना मैं इस पूरे कंपोनेंट को, इस पूरे मॉड्यूल को, इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे सब प्रोसेस को उठाकर कॉपी कर लूँ अपने कोड के लिए। दैट इज़ द रीयूजेबिलिटी एट योर कंपोनेंट लेवल। So what are components? Components are collection of objects, जिस तरह it is the collection of 3 objects, it is a collection of 2 objects that are working together. Components are collection of objects and object classes that operate together to provide related function and services. कोई एक function या कोई एक service वो आपको दे रहे हैं, and there are multiple objects that are working together, and that particular part of your code is known as a component or a module. Now you often have to adapt and extend the component by adding some code of your own. Obviously you cannot use the whole thing as it is. You would have to change some of the things in order to be compatible with your code. Obviously अगर मैं एक system के लिए बना रहा हूँ, so I cannot just use the same variables with me in my code as well, the same names, the same convention. मे बी वहाँ पर जो कोड बन रहा हो वो 40 स्टूडेंट्स के लिए बन रहा हो, मैंने अपने स्कूल के लिए अगर बनाना है तो मैं 40 के बजाय 30 स्टूडेंट्स की लिमिट रखूँगा। तो मैं अपने हिसाब से अडाप्ट करने के लिए चेंज करूँगा कोड को, या फिर एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। लाजमी नहीं है कि मैं उसी चीज़ के ऊपर रहूँ, हो सकता है कि मेरा कंपोनेंट पूरा का पूरा उस जैसा नहीं है, बल्कि मेरे कंपोनेंट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, तो मैं उसके कंपोनेंट को कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन साथ में अपनी चीज़ें भी कुछ डाल रहा हूँ, कुछ एक्सटेंड कर रहा हूँ उसको। इट्स नॉट लाइक कि आप उठाएंगे और एज इट इज़ वो आपके लिए भी चलने लग जाएगा। यू वुड हैव टू चेंज सम ऑफ द थिंग्स, and that is the only hard part about reusability. An example of component level reuse is where you build your user interface using a framework. एक एग्जांपल इसकी ये ली जा सकती है कि अगर आप जिस तरह से UI कॉपी कर लें पूरी की पूरी, आपको पता है कि ये चीज़ इसी तरह से काम करेगी तो आप उसको कॉपी कर लें। जैसे आमतौर पर कोई भी एडिटर आप उठाकर देख लें, उन सब के सब एडिटर्स के अंदर यही चीज़ नज़र आ रही होती है। जिस तरह से आपके सामने ये एडिटर मैंने खोला वर्ड का, हर तरह का एडिटर, चाहे आप लिनक्स के किसी लाइब्रेरी एडिटर को उठा लें या वर्ड पैड को उठा लें या इस तरह के किसी भी आप गूगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चले जाएं, सबकी यूआई इसी तरह की होती है कि दे शो द पेज टू यू एट दिस पॉइंट, और उसके बाद फाइल यहाँ पर होगा, होम यहाँ पर होगा, होम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, लेआउट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, सेव का एक बटन होगा, आप क्लोज भी कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें हर एडिटर में सेम होंगी। सो आप इस चीज़ को सेम, ये कंपोनेंट जो यूआई का कंपोनेंट है ये आप सेम रख लें। और यही बात एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी इसको नोट कीजिएगा कि जब हम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि अपने यूआई को कंसिस्टेंट रखें, कभी भी चेंज ना करें अपने यूआई को इस तरह कि आपकी चीज़ यूनिक हो जाए।
अब वो यूनिक नहीं, वो एक सर का दर्द ना बन जाए यूज़र के लिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए इट इज़ बेटर कि यूआई को आप हमेशा रीयूज़ करें। चीज़ बनी हुई है तो उसी को उठाएं, क्योंकि यूज़र उससे मानूस है, यूज़र को पता है कि वो चीज़ कैसे काम कर रही है, और उसी चीज़ को आप रीयूज़ करें अपने लिए, ताकि आपका काम भी बचे, आपको कोडिंग भी दोबारा ना करनी पड़े, और साथ ही साथ आपकी यूआई भी कंसिस्टेंट हो जाएगी। So you often have to adapt. As an example is user interface using any framework. Now coming on to the system level, this is the level where you reuse all of the things that is in a system. You can extend or change some of the things, but you are using the whole system, not just one object, not just a component, not just the architecture of the system, but the whole system. At this particular level, we reuse entire application systems. सिस्टम की सारी एप्लीकेशन को हम पूरा का पूरा उठाकर एज इट इज़ कॉपी करना शुरू हो जाते हैं। दिस मे बी डन बाय एडिंग एंड मॉडिफाइंग कोड। जिस तरह से मैंने कहा कि हम कर लेंगे, लेकिन लाजमी नहीं है कि एज इट इज़ रहे, हम उसमें चेंजिंग भी करेंगे और उसको मॉडिफाई भी करेंगे। और बाय यूजिंग द सिस्टम्स ओन कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस। Most commercial systems are now built in this way, where generic application systems are adapted and reused. Now the main thing to understand is at this system level architecture, system level reuse, is that कि हम exactly सारी की सारी application उठा लेते हैं और सिर्फ उसमें वो changes करते हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर के लिए important हो। Now remember, it is not copying, it is not cheating. Reusing is not necessarily cheating. You would have to understand both of the terms as well. Reusability, reusing something is not the same as cheating. If something is available and you can use it, it is legally available, not illegally obviously. If it is legally available to you, you can use it, and it can save some of your time and resources, then please do reuse that. Otherwise you are just spending time doing nothing. ठीक है? So let's suppose if I'm trying to write something, if I'm trying to write a paper, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें अपनी तरफ से वर्ड से जो है वो वन बाय वन एक एक चीज़ टाइप करता हूँ। अब मैं किसी चीज़ को कोट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छा इफ़ आई एम राइटिंग दैट रिसर्च पेपर और उसके अंदर आई एम रेफरिंग टू दैट बुक, उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और वो पैराग्राफ जो है मैं रेफ़र करना चाह रहा हूँ कि देखें समरविल ने अपनी बुक में ये कहा है, इस वजह से हम भी इसको जो है वो प्रूव कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, इससे हमें ये मतलब समझ में मिलता है, वॉट एवर। एक्चुअली आई एम रीयूजिंग दैट पार्ट ऑफ द बुक। दैट इज़ नॉट नेसेसरीली चीटिंग कि मैंने बुक को देख कर और एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया। दैट इज़ एक्चुअली रीयूजिंग। आई एम मेकिंग न्यू थिंग ऑफ दैट and that thing is legally available to me. If a thing is illegally available to me, obviously reuse it is not the correct word, the cheating would be the correct word. But if you are reusing at system level and you copy the whole thing that is available to you, then you are doing very much good work in your own level as well, and for the person that built that system, उसके लिए भी आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, because you are actually citing his work or her work. So you use entire application. You can add some of the thing, you can modify some of the code if you are reusing a product line. कब ये मुमकिन हो पाता है, किस तरह के systems में ये मुमकिन हो पाता है? ऐसे systems जो कि एक ही चीज़ की product line हो, एक ही चीज़ की product line हो। for example मैं ये कहता हूँ, एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर के पास में जाता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर बाद में आते हैं। एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर के पास में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आई एम ओपनिंग दिस शॉप और इसके लिए मुझे एक पम्फलेट डिज़ाइन करना है। अब वो मुझसे पूछता है आपकी शॉप किस तरह की है, मैं कहता हूँ मैं फ़लाँ चीज़ें बेचूंगा, मुझे इसके लिए पम्फलेट चाहिए। वो सारी चीज़ें दोबारा थोड़ी करेगा, उसे पता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, उसने आपकी तरह के प्रोडक्ट के लिए कोई ना कोई चीज़ बनाई भी होगी पहले से। इट्स हाईली अनलाइकली कि उसने बिल्कुल ऐसा काम ना किया, उसने ऐसा काम किया हुआ होगा या उससे मिलता जुलता कोई काम किया हुआ होगा, तो वो पूरे के पूरे उसी पैम्फलेट को उठाएगा और उसके अंदर सिर्फ नाम वगैरह चेंज करके, कलर कोडिंग चेंज करके मुझे दे देगा, देखें आपका बन गया। उसने अलग से कुछ डिज़ाइन नहीं करना, अलग से कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना। यही काम भी हम अपने सिस्टम के लिए भी करते हैं।
जैसे कि भाई मैं मेरे पास अगर आप आते हैं और कहते हैं कि मुझे एक CMS डिज़ाइन करना है और मैंने ऑलरेडी SMIO का CMS डिज़ाइन किया हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा CMS डिज़ाइन करना है, हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ UI वगैरह चेंज करके दे दूँगा और बाकी सारा सिस्टम वही का वही रहेगा। एक अच्छी एग्जांपल जो मेरे जहन में आ रही है, एक दो एग्जांपल्स आ रही हैं, आपके साथ शेयर करता चलूँ। UI के टॉपिक में भी हमने ये एग्जांपल्स ली थी कि आपने देखा होगा, आप अगर एप्लीकेशन यूज़ करें ऊबर की और करीम की, या इसी तरह अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करें एयरलिफ्ट की और दूसरी जो है SWVL की, इसी तरह अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करें से व्हाट्सएप की और WeChat की, ये ऐसे हैं जो कि एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं सारी एप्लीकेशंस। आप देखेंगे कि अदर देन द यूज़र इंटरफेस, अदर देन द कलर कोडिंग, इवन कलर कोडिंग और फॉन्ट के अलावा तकरीबन एप्लीकेशंस एक ही तरह काम करती हैं। ऊबर इज़ वर्किंग द सेम एज करीम, जस्ट विद सम ट्वीक्स। ऐसा नहीं है कि करीम आपको कहे कि अच्छा आप ये बताते हैं कि आपके पास पैसे कितने हैं पहले, फिर मैं आपको राइड बताऊंगा। नो, करीम भी यही पूछता है कि आपको पिक कहाँ से करना है और कहाँ पर जाना है। ऊबर भी यही पूछता है कि आपको पिक कहाँ से करना है, कहाँ पर जाना है। सिमिलरली व्हाट्सएप भी यही करता है कि आपसे नंबर लेता है और आपका अकाउंट बनाता है। WeChat भी यही करता है कि आपसे नंबर लेता है, आपका अकाउंट बनाता है। ठीक है, इसी तरह वर्ड भी यही करता है कि आप उसमें टाइप करते हैं, उसको एडिट करते हैं। गूगल डॉक्स भी यही कर रहा है, पावर पॉइंट भी वही कर रहा है, और गूगल शीट्स से एक्सेल भी यही कर रहा है, गूगल शीट्स भी वही कर रही हैं। कुछ ट्वीक्स के साथ पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर रीयूज़ हुआ है। ठीक है, एक और अच्छी एग्जांपल आपको मैं इसकी देता हूँ, आपका जो LMS है। आई हैड बिन टीचिंग एट सम अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। इत्तेफाक ये हुआ कि DHS सुफा यूनिवर्सिटी के अंदर जो LMS यूज़ हो रहा है वही आपके पास भी यूज़ हो रहा है। मूडल के पास वो एप्लीकेशन बनी हुई है, और मूडल के पास SMIU भी गया, मूडल के पास DHS सुफा भी गया। इस तरह की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ गई और उन्होंने कहा हमें LMS बना कर दें। तो उन्होंने कहा अच्छा LMS बनाना है, रीयूज़ किया उन्होंने अपने कोड को, अपने ही कोड को, या मे बी आप किसी और के पास गए हो और उन्होंने मूडल से बात करके उनका कोड रीयूज़ किया। ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी लीगल। उनका कोड पूरा का पूरा ले लिया, सिर्फ उसके अंदर UI चेंज की, आपके कलर्स कौन से, कलर कोडिंग चेंज कर ली, आपकी क्लास की लिमिट कितनी है वो चेंज कर दिया। ऐसी चीज़ें जो कि डायनेमिक है वो चेंज कर दी और आपके लिए LMS बन गया, पहले किसी और के लिए था। दिस इज़ द होल रीयूज़ एट अ सिस्टम लेवल। और ज़्यादातर कमर्शियल सॉफ्टवेयर यही कर रहे होते हैं। कमर्शियल सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिर्फ एक बंदे के लिए ना बनाए गए हों, बल्कि पैसे कमाने के लिए बनाए गए। ऐसे कमर्शियल सॉफ्टवेयर सबके सब यही काम कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो टीचिंग द कोर्स ऑफ ई-कॉमर्स एंड यू आर नाउ सीइंग के हर तरह की एप्लीकेशंस अब आ गई हैं पेमेंट मेथड्स की तरफ। ठीक है, जैसे कि आप करीम के ऊपर आते हैं, यू हैव करीम पे। आप ऊबर के ऊपर आते हैं, ऊबर के ऊपर भी आई थिंक ऊबर कॉइन या कुछ इस तरह की चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। यू हैव फूड पांडा, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि यही चीज़ हो रही है। यू हैव दराज, आप उसके ऊपर देख रहे हैं यही चीज़ हो रही है, देयर इज़ दराज वॉलेट। और सब यही कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी मॉनिटरी नीड्स हैं वो हम पूरी करते हैं। आपने बिल्स जमा करवाने हैं, आपने कहीं फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, आपने कोई काम करना है, हम वो काम करके दे रहे हैं। ठीक है, वाई आर दीज थिंग्स डूइंग दैट? बिकॉज दे आर सीइंग कि अच्छा यहीं पर मार्केट है और इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वर्किंग द सेम, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। और यही सारा डिफरेंस जो है, यही सारे डिफरेंस की लैकिंग जो है वो आपको कोड को रीयूज़ करने पर मजबूर कर देती है। ज़्यादातर कमर्शियल सॉफ्टवेयर यही कर रहे हैं, वो दोबारा से अपनी सारी की सारी एफर्ट अपने कोड के ऊपर नहीं लगाते हैं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के उसको रीब्रांड करके बेचना शुरू कर देते हैं। So this is a very important part of all of our software industry, that the code is being reused over and over again just to rebrand something। किसी चीज़ का नाम तब्दील कर दें, किसी चीज़ की आइडिया तब्दील कर दें और वही चीज़ आपको दोबारा मिल रही होगी। योर मोबाइल फोन्स UI, आप अगर मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली एंड्रॉयड फ़ोन्स, उसके अंदर जो UI यूज़ हो रही है दैट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी अदर मोबाइल। आप अगर सैमसंग के फ़ोन्स उठाकर देखते हैं तो उनकी UI एक तरह की होगी। अगर आप से ओप्पो के फ़ोन उठा के देखते हैं तो उनकी UI एक तरह की है। अगर आप से किसी और तरह के MI के फ़ोन्स उठा के देखते हैं उनकी UI अलग तरह की है। बट यू विल सी कि काम तो सब वही कर रहे हैं। सो क्या हुआ, एंड्रॉयड के कोड को ही सबने उठाया और अपनी अपनी UI बना दी। इट इज़ एक्चुअली द रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, this is the four quadrant of reuse: abstraction level, object level,
component level and system level. When we are talking about abstraction level, so what are we copying? We are copying architectural patterns, design patterns. When we are talking about object, what are we copying? We are copying programming languages, libraries. ऑब्जेक्ट्स कॉपी कर रहे हैं हम वन बाय वन. अच्छा, ये यहाँ पर स्ट्रिंग को इस तरह से डील किया जाता है, यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह से डील किया जाता है, इसके फंक्शंस बने हुए हैं, इसकी क्लास बनी हुई है, पूरी की पूरी को उठा के ले आओ. दिस इज ऑब्जेक्ट रीयूज. देन कंपोनेंट लेवल रीयूज, वेर यू यूज द होल फ्रेमवर्क, द होल मॉड्यूल of the system as a part of your own system, and obviously you will have to extend that or modify that. And there is system level reuse. There is another name for system level reuse that we specifically discussed last lecture या उससे last lecture में जब हम reusability की बात कर रहे थे. The name for reuse of, बड़ी important बात है, सुन लीजिएगा वरना words आपस में mix हो जाते हैं. The name for reuse at system level is known as COTS. And what does it mean by COTS? Excuse me a minute, I have to attend this call. All right. So yes, so ऐसे systems जो कि पूरे के पूरे कॉपी किए जा रहे हैं with some tweaks, कुछ एडिटिंग, कुछ जो है वो मॉडिफिकेशंस करके, ऐसे सिस्टम्स जो आपको कमर्शियली अवेलेबल हैं टू कॉपी एज अ होल, ऐसे सिस्टम्स को कहा जाता है COTS, विच स्टैंड्स फॉर कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स. कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स, ये वर्ड हमने पहले भी यूज़ किया हुआ, आगे चल के भी हम यूज़ करेंगे इसको. COTS ऐसे सिस्टम्स जो कि जिस तरह से अभी हमने एग्जांपल ली LMS की ली, हमने बैकग्राउंड ऑफ ऊबर, करीम इसकी ली, या हमने मुख्तलिफ तरह के जो मोबाइल वॉलेट्स हैं उनकी एग्जांपल ली. ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि कमर्शियली ऑफ द शेल्फ अवेलेबल हैं. इफ़ यू वांट टू डेवलप इट, यू कैन यूज़ दैट होल सिस्टम एज योर ऑन, और सिर्फ एक कंपोनेंट कहीं और से उठा लें, अपने UI खुद डिज़ाइन कर लें, अपने सिस्टम को खुद डिज़ाइन कर लें. दैट शुड बी इनफ. आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम ये वाला कमर्शियली अवेलेबल है ऑफ द शेल्फ, COTS. मूविंग ऑन. सो इम्पेडिमेंट्स क्या क्या हैं जब हम रीयूज़ करते हैं किसी चीज़ को? व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस दैट मे अकर while reusing a code? सबसे पहली चीज़, the costs of the time spent in looking for the software to reuse. आप इतना टाइम ये भी तो देखने में लगाएंगे कौन सा सॉफ्टवेयर आपको रीयूज़ करना है, वो अवेलेबल तो है, बट यू वुड हैव टू सर्च फॉर दैट, कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए काम का है. The costs and time spent in looking for the software to reuse and assessing whether or not it meets your needs or not. वाकई आपके मुताबिक है भी या नहीं. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई ये इतना टाइम तो आप इस चीज़ में लगाओगे कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए और उसमें कितना टाइम लगेगा आपको ढूंढने में, और क्या वो वाकई आपके मुताबिक है या नहीं. यू मे हैव टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर टू मेक श्योर दैट इट विल वर्क इन योर एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे हम कि हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक भी तो वो काम करता हो फिर, स्पेशली इफ़ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से डिफरेंट है, आपको कोड पूरा का पूरा मिल गया लेकिन वो C# में है, जावा में नहीं है, आपका सिस्टम जावा पर है, आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है, तो क्या वो आप उसको इतना चेंज कर सकोगे कि वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाए, या आपको फिर दोबारा ही करना पड़ेगा सब कुछ? ये कुछ कॉस्ट्स हैं जो कि आपकी लगती हैं. जहाँ पर एप्लीकेबल हो, द कॉस्ट्स ऑफ बाइंग द रीयूजेबल सॉफ्टवेयर is very high. I mean, obviously it's not going to be available for free. In some of the cases it is available for free, but you guys all know that there is no such thing as free. अगर आपको फ्री मिल रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको मसला हो सकता है, और अगर आप उस चीज़ को ढूंढने बैठ जाओ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बजाय इसके कि आप इससे बेहतर यही है कि आप अपना कोड खुद ही कर लो. सो अव्वल तो ये कि अगर आपको वो चीज़ पैसों में मिल रही है और कोई गारंटी उसके साथ मिल रही है कि दिस इज़ अ टोटली वर्किंग कोड, और इसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल रही है, साथ साथ सपोर्ट भी मिल रही है, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली. वो आपको फ्री में अवेलेबल नहीं होगी. फ्री में आपको जितने भी सॉफ्टवेयर या उनके कोड्स अवेलेबल होते हैं उन सब के साथ या तो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होती, कोड आपको समझने में काफ़ी टाइम लगता है, साथ ही साथ ये कि आपको उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ती है, यानी कि आप उसको मेंटेन करने के लिए आपको कॉस्ट अपनी लगानी पड़ेगी. आपको उस कोड के साथ वो कोड जिसने बनाया है वो बंदा नहीं आएगा आपके साथ जिसको ये पहले से आता हो कोड.
ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ बाइंग द रीयूजेबल सॉफ्टवेयर इज वेरी हाई फॉर लार्ज ऑफ द सेल्फ सिस्टम्स दीज कॉस्ट कैन बी वेरी वेरी हाई। जितने ज़्यादा बड़े सिस्टम्स होंगे, जितने ज़्यादा यूजेबल सिस्टम्स होंगे, जितने ज़्यादा कमर्शियली वायबल सिस्टम्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट भी फिर लगेगी। आपको कॉस्ट देकर उसको ख़रीदना पड़ेगा और ख़रीदने के बाद भी फिर आपको ये टाइम अलग लगाना पड़ेगा कि वो आपके नीड्स के मुताबिक है भी या नहीं। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर आप रीयूज़ करते हैं। एडिशनली और आगे चलते हैं, there can be the costs of adapting and configuring the reusable software components or systems to reflect the requirements of your system that you are developing. Requirement क्या है आपकी systems की? Obviously these are going to be changed from some of the things जो कि reusable software के अंदर है, उससे कुछ change आप कर रहे होगे, तो वो जो changes कर रहे हो उसकी भी cost लगेगी। Costs of integrating reusable software elements with each other, आपने एक component तो उठा लिया रीयूज़ करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट तो उठा लिया, उसको कंपैटिबल करने के लिए आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। यही मॉडिफिकेशंस जो हैं, अगर आप एक से ज़्यादा सोर्सेज से कॉपी कर लेते हो तो फिर उस पर ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट में एक जगह से कॉपी करता हूँ, दूसरा कंपोनेंट दूसरी जगह से कॉपी करता हूँ, तीसरा कंपोनेंट तीसरी जगह से कॉपी करता हूँ। अब तीनों को चेंज करूँगा मैं, या तो तीनों को ए के मुताबिक करूँ, या तीनों को बी के मुताबिक करूँ, या तीनों को सी के मुताबिक करूँ, या तीनों को अपने मुताबिक करूँ। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक कंपोनेंट को आपने ले लिया, उसको चेंज कर लिया, सारा कंपेटेबल हो जाएगा। नहीं, अगर आप दूसरा कंपोनेंट भी कॉपी कर रहे हो सकता है वो अलग सोर्स से हो, उसकी चेंजेस और उसकी कंपेटेबिलिटी के लिए, इंटीग्रेशन के लिए अलग कॉस्ट जाएगी। इंटीग्रेटिंग रीयूजेबल सॉफ्टवेयर फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर्स कैन बी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव बिकॉज द प्रोवाइडर्स मे मेक कन्फ्लिक्टिंग assumptions अबाउट हाउ देयर रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर विल बी रीयूज्ड। ऑब्वियसली वो एक ही सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है, तो उन दोनों की सिचुएशंस अलग होंगी, उन दोनों की नीड्स अलग होंगी, उन दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, एक सॉफ्टवेयर एक मेरे स्टूडेंट ने बनाया है, और एक तीसरा स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे उन दोनों के कंपोनेंट्स को रीयूज़ करना है। मेरी थिंकिंग अलग थी, मेरी अजम्पशंस अलग थी, एक स्टूडेंट की अजम्पशंस अलग थी। हम दोनों ने एक ही सॉफ्टवेयर बनाया, आपने एक कंपोनेंट मुझसे लिया, एक कंपोनेंट उससे लिया। उसने जो कंपोनेंट बनाया था उसकी थिंकिंग अलग, उसकी रिक्वायरमेंट अलग, मेरी रिक्वायरमेंट अलग, और आपकी रिक्वायरमेंट अलग जिसने रीयूज़ करना है। So it's going to be a very very messy thing if you are opting for reuse of a software. Reusability is very flexible, and it is the advantage of reusability. It is very flexible. You can reuse anything you want, but it is also the disadvantage of reusability that if you can reuse anything you want, then obviously the things are going to be very very changed and polar from each other. अब अगली चीज़ पर आते हैं। वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग दीज 4 थिंग्स के इम्प्लीमेंटेशन के 3 थिंग्स जो कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ऐसे मसाइल आते हैं जो कि आमतौर पर कवर नहीं किए जाते। वन इज़ री यूज़, सेकेंड वन इज़ कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज़ होस्ट टारगेट। होस्ट टारगेट के ऊपर भी बात करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट। एंड व्हाट डज इट मीन बाय कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट? Configuration management is, in short, the management of all the editing in your software. उसको मैनेज करना। एक सिंपल एग्जांपल, मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट मैं तकरीबन पिछले 1 महीने से लिख रहा हूँ और मैं उसमें चेंजेस करता जा रहा हूँ। लेकिन पिछले 2 दिनों में मैंने जो चेंजेस की, मुझे याद आया कि अच्छा वो चेंजेस मैंने गलत अजम्पशन पर कर दी। मुझे अब दोबारा वापस जाना पड़ेगा अपने उस दिन के ऊपर जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट सही था। अभी जो मैंने पिछले 2 दिनों में इसमें एडिटिंग की है, वो एडिटिंग किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं कोई चीज़ गलत सोच रहा था। तो अब मैं दोबारा उस पर कैसे जाऊँ? मेरे पास तो एक ही डॉक्यूमेंट है। तो आई विल हैव टू मैनेज ऑल ऑफ दीज कन्फिग्रेशंस, ऑल ऑफ दीज वर्जन्स, ऑल ऑफ दीज रिलीजेस के कौन सी चीज़ कब सही काम कर रही थी, और उस पर मैं रोल बैक करना चाहूँ तो कर सकूँ। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस मैनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ईच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आर क्रिएटेड। बहुत से डिफरेंट वर्जन्स काम कर रहे होते हैं। आपने एक वर्जन बना दिया सॉफ्टवेयर का, फिर आपको याद क्या आया, आपने उसको दूसरे वक्त के लिए छोड़ा हुआ था और आपने कहा कि अच्छा अब मैं वो फीचर ऐड कर लेता हूँ। पहले तो सिर्फ आपने ये फीचर ऐड किया था कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक कॉल चली जाए। अब आप ये कहते हो कि अच्छा वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कॉल चली जाए, तो वो उसके लिए क्या होगा? आप उस फीचर को जैसे ही ऐड करते हो तो आपको पता लगता है कि अच्छा फ़ोन अब नहीं हो पा रहा है, जो काम पहले हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है, तो दोबारा आप रोल बैक करना चाहोगे उस तक। तो आपको वो मैनेज करके रखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ तक काम हो गया है,
अब मैं इसमें एडिटिंग कर रहा हूँ, अब ये फाइल सेव है, अब अगली फाइल के अंदर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, अगले कोड के अंदर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। तो डिफरेंट वर्जन्स आ सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर के इवन बिफोर द रिलीज, even just when you are the one working on the software. If you don't keep track of these versions in a configuration management system, then you are liable to include the wrong versions of these components in your system. Wrong versions आप यूज़ कर सकते हैं। आपने 10 वर्जन बना लिए एक चीज़ के, और फिर आप जब 11वीं चीज़ एंटर करना चाह रहे हो तो फिर हो सकता है आप 9th वर्जन को आप यूज़ करने बैठ जाओ, और 10th आप भूल गए हो किसी वजह से, या उसमें कोई एरर आ रहा था इस वजह से वो सेव नहीं हुआ हो। आप 9th वर्जन के अंदर आपने चेंजेस कर दी थिंकिंग दैट वर्जन 10 भी हो चुका है, लेकिन एक्चुअली वर्जन 10 हुआ ही नहीं, और वर्जन 11 पे आपने काम शुरू कर दिया। आपने काम शुरू कर दिया, आपने काम कर भी लिया, और करने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर वर्जन 10 वाला काम तो हो नहीं रहा है। फिर आप दोबारा वर्जन 9 पर जाते हो, आपका टाइम भी ज़ाया हुआ, आपने काम भी गलत किया, और ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। मैनी टेक्नोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी। सबसे जानी मानी जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ गिटहब। गिटहब का नाम आपने सुना होगा, इट्स शॉर्ट इज़ जस्ट गिट कहते हैं इसको। इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ कोड्स एंड वर्जन मैनेजमेंट। आप इसमें अपना कोड रख दें, अपलोड कर दें, कोड की फाइल रख दें, पूरा प्रोजेक्ट रख दें, और फिर इस सिस्टम के अंदर आप उसकी वर्जनिंग कर सकते हैं। आप कहते हैं नंबर 1 वर्जन हो गया, फिर आप इसको अपडेट करें सॉफ्टवेयर को, आप दूसरा प्रोजेक्ट उसके ऊपर डाल दें, तो इट विल आस्क यू कि आप अच्छा कौन सा वर्जन है ये, क्या ये उसी का वर्जन है या कोई दूसरा वर्जन है, क्या मैं उसको रिमूव कर दूँ। इस तरह आप वर्जन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू सी के किसी वर्जन में कोई गलती आ गई आपसे, तो फिर आप उसको रोल बैक करके पिछले वर्जन के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। गिट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल फॉर दैट। वर्जन मैनेजमेंट करता है ये, जाकर इसको देख लीजिएगा गिट के नाम से, गिटहब। इफ़ टू और अच्छा एक मसला ये भी आ सकता है, गिटहब क्यों यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। इफ़ 2 और मोर पीपल आर वर्किंग ऑन अ कंपोनेंट, देयर चेंजेस हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड। 2 लोग अगर एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं तो फिर उनका काम भी कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। आपके साथ भी ये इशू आया होगा, कहीं ना कहीं ये इशू आया होगा। इसको ऐसे समझ लें कि भाई मैंने ये कहा, कोड से हटके एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने ये कहा कि फ़लाँ शख्स से, उसका नाम कोई रख दें, अहमद से 100 रुपये लेने, ठीक है। अब अहमद से 100 रुपये लेने, मैंने अहमद को फ़ोन किया, अहमद का फ़ोन लगा नहीं, ठीक। तो मैंने अपने किसी दोस्त को कह दिया, अली को मैंने कह दिया कि यार अहमद से 100 रुपये लेने, उससे ले लेना, ठीक है। अब हुआ क्या, अली और मैं दोनों एक ही काम में लग गए हैं कि अहमद से 100 रुपये लेने। लेट सपोज अली 100 रुपये ले लेता है उससे, और मैं कॉल कर रहा हूँ और मेरी कॉल लग गई, और मैं अहमद को कह रहा हूँ कि हाँ भाई 100 रुपये कहाँ है। अहमद कहेगा भाई वो मैंने दे तो दिया, नहीं दिया आपने, मुझे तो नहीं दिए, तो कहेगा मैंने अली को दे दिया। अब यहाँ पर इशू क्या हुआ, इशू ये हुआ कि मैं भी उसी काम में लगा हुआ था जिस काम में अली लगा हुआ था। लेट सपोज दीज आर नॉट पीपल, दीज आर मशीन्स, और 100 रुपये वो अली को भी दे देता है और मुझे भी दे देता है। तो अहमद की जेब से 200 रुपये चले गए, जबकि उसको देने 100 रुपये थे। क्यों? क्योंकि अली और मुझ में कोऑर्डिनेशन नहीं थी। मैं अली को फ़ोन करता हूँ, अहमद कह रहा है कि पैसे दे दिए, अली कहता है नहीं दिए अभी तक, क्योंकि उसने भेज दिए और उसके पास पहुँचे नहीं, और अहमद फिर मुझे भी भेज देता है और हम दोनों के पास आ जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज़ कि अगर एक से ज़्यादा लोग एक ही कंपोनेंट के ऊपर काम करने लग जाएंगे तो चेंजेस कोऑर्डिनेट होनी चाहिए फिर आपस में। ये ना हो कि एक बंदे के पास एक चीज़ चेंज हो गई है, दूसरे के पास चेंज नहीं हुई है। मैंने अपना नाम चेंज करवा लिया, मैंने अपना नंबर चेंज करवा लिया, SMIO को मैंने बोला कि मेरा नंबर चेंज हो गया, अब मुझसे इस पर रब्ता किया जाएगा, लेकिन मेरे फॉर एग्जांपल डीन साहब मुझे दूसरे नंबर पे कॉल कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा नहीं SMIO का नंबर तो मैंने चेंज करवा दिया था, आप कौन बात कर रहे हैं, आपका नंबर तो सेव नहीं है मेरे पास। अब SMIO के अंदर चीज़ें कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, क्योंकि सब SMIO के एम्प्लॉईज़ एक ही चीज़ को अगर रेफ़र कर रहे हैं तो वो एक ही चीज़ एक ही जगह एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक से ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक ही काम के लिए अगर आप 10 बंदों को कह देंगे जबकि वो काम एक दफ़ा होना है, तो फिर उन 10 बंदों के दरमियान कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए। ये ना हो कि वो 10 के 10 बंदे आपके काम कर लें और वो काम 10 दफ़ा हो जाए, बजाय इसके कि वो काम एक दफ़ा होना था। सो अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं एक कंपोनेंट के ऊपर, तो उनकी चेंजेस कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। वन प्रोग्रामर में मेक चेंजेस एंड ओवरराइड द अदर वर्क। ऐसा ना हो कि एक प्रोग्रामर ने एक कोड लिखा है और दूसरा अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करने के लिए दूसरे का कोड ख़राब कर दे, जबकि वो कहे कि भाई मैंने ये सॉल्व कर ली थी चीज़, आपने क्यों चेंज की। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि ये काम हुआ ही नहीं है अभी तक, क्योंकि उसने नहीं किया था। यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट एवरीवन कैन एक्सेस द मोस्ट अप टू डेट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। When something goes wrong with a new version of a system, you have to be able to go back, इसको मैं roll back कह रहा हूँ, roll back to a working version of the system or a component. Now these are the 4 different aspects fundamental of configuration management.
द एम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ टू सपोर्ट द सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोसेस, एक से ज़्यादा जगह पर अगर काम हो रहा है तो वो सारा एक ही जगह पर हो, so that all developers can access the project code and documents in a controlled way. There are 4 fundamental configuration management activities. Number 1 is version management, system integration, problem tracking, and release management. Let's go from version management. What does it mean by version management? To keep track of the different versions of software components. किस चीज़ के ऊपर कितना काम हो चुका है और उस काम को जब आप कंट्रोल एस कर दें, या जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़बान में कहा जाता है या प्रोग्रामिंग की ज़बान में कहा जाता है, कमिट कर दें। कमिट का मतलब ये होता है कि यू आर सेइंग कि अच्छा जितनी चेंजेस मैंने करनी थी कर दी है, नाउ दिस इज़ द कमिटमेंट। ये वो चीज़ है जो कि मैं कमिट कर रहा हूँ। सब इंजीनियर्स जितने भी मेरे साथ काम कर रहे हैं मुख्तलिफ वर्जन्स पे, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे, सब ये देख लेंगे मैंने इतना काम कर लिया है एंड दिस इज़ माई कमिट, ठीक है, दिस इज़ माई सेव्ड वर्जन। सो तमाम वर्जन्स को कि कौन कौन से वर्जन, तमाम सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स के कितने कितने वर्जन्स पे काम हुआ है, वो सारे हमारे पास ट्रैक होना चाहिए उनका। वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम्स इंक्लूड फैसिलिटीज़ टू कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट बाय सेवरल प्रोग्रामर्स। अगर एक से ज़्यादा प्रोग्रामर्स हैं तो इसके लिए लाजमी हो जाती है ये चीज़, ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन उनकी रहे। दे स्टॉप वन डेवलपर फ्रॉम ओवर राइटिंग कोड दैट हैज़ बिन सबमिटेड टू द सिस्टम बाय समवन एल्स। किसी और ने अगर वो कोड अपलोड कर दिया है तो फिर उस कोड के अंदर अगर कोई दूसरा भी एडिटिंग कर रहा है तो उसको फिर वार्निंग चली जाती है कि अच्छा आप अब उस बंदे ने कमिट कर दिया है, यानी कि उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, आप भी इसी प्रॉब्लम पे लगे हुए थे, अब इसको छोड़ दें, अब अगले प्रॉब्लम पे आएँ। और उस प्रॉब्लम पे जब आप जाएंगे तो अपने वर्जन को यूज़ ना करें, उस वर्जन को यूज़ करें जो कि अभी अभी अपलोड किया है आपके एक पार्टनर, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं बात कर रहा हूँ। इट शुड बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन इन द क्लास। देन देयर इज सिस्टम इंटीग्रेशन, कि अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स बन चुके हैं तो अब उनको इंटीग्रेट करना है। टू हेल्प डेवलपर्स डिफाइन व्हाट वर्जन्स ऑफ कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू क्रिएट ईच वर्जन ऑफ अ सिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि आप यूज़ करोगे, किस कंपोनेंट के कौन से वर्जन्स यूज़ होंगे एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए। एक कंपोनेंट है जिसके 11 वर्जन हैं, लेकिन उनमें से काम करने वाला वर्जन 8वां है। 11वां जो वर्जन है उसके अंदर कुछ ज़्यादा मसले हैं, 8वां स्टेबल वर्जन है। इसी तरह एक और कंपोनेंट है जिसके अंदर 13 अपने जो है वो वर्जन्स बनाए हुए हैं, और उसके अंदर जो 13 थे वही सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उससे पहले वाले नहीं। तो हर कंपोनेंट के कौन कौन से वर्जन्स एप्लीकेबल हैं आपको ये देखना होगा, ताकि आपका सिस्टम उन बेस्ट स्टेबल वर्किंग कंपोनेंट्स को उठाकर उन पर काम करे, ना कि ऐसे वर्जन्स पर काम करना शुरू कर दे जो कि लेटेस्ट हो लेकिन स्टेबल ना हो। This description is then used to build a system automatically by compiling and linking the required components. ये काम फिर अब ये एक आखिरी काम रह जाता है जो कि इंटीग्रेशन कहलाता है मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स का। This is called system integration. Then there is problem tracking. Problem tracking allows the users to report bugs and other problems, and to allow all developers to see who is working on these problems and when they are fixed. Problem tracking is usually from user to developer, but in a much more real sense, it is between developers. डेवलपर, लेट सपोज आपने एक काम दिया कि ये 4 काम है जो कि आपने करने, एक ही कंपोनेंट के ऊपर 4 काम आपने चारों के अंदर डिवाइड कर दिए, 4 डेवलपर्स के अंदर डिवाइड कर दिए। एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, दूसरा दूसरी के ऊपर, तीसरा तीसरी के ऊपर, चौथा चौथी के ऊपर काम कर रहा है। ये चारों काम होते जा रहे हैं, लेकिन पहला बंदा जो काम कर रहा है पहली प्रॉब्लम के ऊपर, उसको पता है कि बाकी किस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि उसको पता ही नहीं है कि बाकी किस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इस प्रॉब्लम ट्रैकिंग का फ़ायदा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आई एम द फर्स्ट डेवलपर और मैं एक सर्टेन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मुझे वो काम करते हुए एक अंदाज़ा होता है कि अच्छा इस कोड में ये प्रॉब्लम भी है, तो ऐसा ना हो कि मैं उसको रिपोर्ट करने लग जाऊँगा, यार ये प्रॉब्लम भी है इस सिस्टम में। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हो और उसके ऊपर कोई काम कर रहा हो। इस वजह से लाजमी है कि मुझे ये पता हो कि बाकी और किस किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। मैंने एक काम करना स्टार्ट किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम भी है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्या मेरा कोई पार्टनर, मेरा कोई साथी डेवलपर इस पर काम तो नहीं कर रहा। अगर मैं देखूंगा कि अच्छा ये पहले से ही आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है और इस पर काम हो रहा है, तो लेट इट बी, आप सिर्फ अपना काम करो। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र आती है अपने कोड के अंदर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड नहीं है, तो फिर मैं आइडेंटिफाई करवाऊंगा अपने सारे पार्टनर्स को कि देखें ये प्रॉब्लम भी है सिस्टम में, ताकि उस हिसाब से सब अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करें। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल when we are talking about configuration management. And the last thing is release management.
it's not just between the customer developers, it's also between the higher management of your software company. It's about कि आपने सॉफ्टवेयर की रिलीज कौन सा वर्जन में कर दी है. न्यू वर्जन सिर्फ क्रिएट नहीं हो रहे हैं, आप रिलीज भी कर रहे हैं. सिस्टम या कंपोनेंट के वर्जन्स की बात नहीं कर रहे हैं अब हम, सॉरी कंपोनेंट के वर्जन्स की बात नहीं कर रहे हैं अब हम सिस्टम के वर्जन्स की बात कर रहे हैं. सिस्टम के वर्जन से इसका मतलब है कि सिस्टम का जो स्टेबल वर्जन जिसको आपने रिलीज़ किया है वो कौन सा है. आप अक्सर ये देखते होंगे कि आपके पास जो सिस्टम के वर्जन्स आते हैं उनके नंबरिंग काफ़ी जो है वो अजीब सी होती है. अजीब से कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो वर्जन्स आते हैं इट गोज़ फ्रॉम, हमेशा ये नहीं होता कि वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3. यू सी के होता है वर्जन 1.1, देन होता है 1.1.2.03, 4-5 पॉइंट्स आ रहे होते हैं वर्जनिंग के अंदर. बिकॉज जो आपके पास रिलीज होके वर्जन आ रहा होता है वो सिर्फ सेकंड वर्जन नहीं होता, वो सेकंड वर्जन में एक कंपोनेंट चेंज हुआ होता है और उस एक कंपोनेंट में किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या एक प्रॉब्लम के ऊपर काम हुई भी होती. तभी हम देखते हैं कि अच्छा सेकंड के बाद थर्ड नहीं आ गया, सब कुछ चेंज नहीं हो गया, सेकंड वर्जन ही है और 2.3 वर्जन ही है, लेकिन उसके अंदर कंपोनेंट 1 के बजाय कंपोनेंट 1.2 हो गया है. तो नाउ द वर्जन इज 2.3.2. सो इस रिलीज की मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा काम है. ऑफन न्यू वर्जन्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर रिलीज टू द कस्टमर्स. Release management is concerned with planning the functionality of new releases and organizing the software for distribution. किस तरह से आप सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नॉट जस्ट कि आपके डेवलपर्स आपस में किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं कौन सा वर्जन कंपोनेंट का आपने बनाया है. नो, हो सकता है आप 10 वर्जन बनाएं कंपोनेंट के, लेकिन रिलीज उसमें से सिर्फ 2 ही करें, एक वर्जन 1 और एक वर्जन 2 फॉर एग्जांपल. हो सकता है कि आप डेवलपर्स आपस में काम करते हुए 25 से 30 वर्जन एक ही कंपोनेंट के बना लें, एक ही ऑब्जेक्ट के बना लें, लेकिन ऑब्वियसली 25 से 30 ऐसा तो नहीं है कि डेवलपर एक चीज़ चेंज कर रहा है तो वो डायरेक्टली सबको पूरे सारे यूजर्स को देता जा रहा है. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. जब तक कि एक पूरी इंटीग्रेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक रिलीजेज नहीं हो रही. सो इन दैट सेंस रिलीज मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग देन वर्जन मैनेजमेंट. दिस इज द होल आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. यू आर सीइंग that there are system versions, there are release management, there is version management, there is component versions, there is system building, change management. All of these things are interconnected. Change proposals क्या क्या हैं? The things that you are seeing in the square or rectangles, these are the nouns. And जो चीज़ें आप oval shape के अंदर देख रहे हैं, it is the actual management systems. आप रिलीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, आप वर्जन को मैनेज कर रहे होते हैं, आप सिस्टम को बिल्ड कर रहे होते हैं, इसी तरह आप चेंज को मैनेज कर रहे होते हैं. चेंज मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम को ट्रैक कर रहे हैं. सिस्टम बिल्डिंग का मतलब ये है कि आप एक्चुअली कन्फिगर कर रहे हैं, अपनी मैनेजमेंट को देख रहे हैं कि एक्चुअली कौन से कंपोनेंट की कौन सा वर्जन आ गया, उसके अंदर क्या मसले मसाइल आए. ठीक है. नाउ द लास्ट थिंग, होस्ट टारगेट डेवलपमेंट. गिव मी अ मिनट, देन वी विल स्टार्ट दिस. Alright, so like I said earlier, host target development is mainly concerned with the different environment of your development system and your target system. So let's get right into it. Production software does not usually execute on the same computer as the software development environment. Obviously, जिस पर आप develop कर रहे हैं, that is going to be a very high tolerant machine. लेकिन user जिस पर use करेगा, obviously that machine would be little different. Often rather you develop it on one computer, the host system, जिसके ऊपर डेवलपर डेवलप कर रहा है सिस्टम को, उसको होस्ट कंप्यूटर कहा जाएगा या होस्ट सिस्टम. एंड द सिस्टम विल गेट एग्जीक्यूटेड ऑन अ सेपरेट कंप्यूटर, और जो जिस पर यूज़र उसको इस्तेमाल करेगा उसको टारगेट सिस्टम कहा जाता है. द होस्ट एंड टारगेट सिस्टम्स आर समटाइम्स ऑफ द सेम टाइप, बट ऑफ्टन दे आर completely different, because a developer has the environment of a developer and he or she is using high quality, high tolerant machines in order to develop a software. But in order to understand and just run that software, the user is not necessarily having all of those specifications. So often they are different. It is based on the idea of a development platform, which is host, and execution platform, which is target. Sometimes the development platform and execution platform are the same, making it possible to develop the software and test it on the same machine. अच्छा, इस बात को ज़रा समझें. एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे पास है आप लोगों के लिए. एंड्रॉयड में अगर किसी ने डेवलपमेंट की हो, या अगर नहीं की है तो मैं थोड़ा सा आर्किटेक्चर आपको बता देता हूँ.
अगर आप किसी मोबाइल फ़ोन के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, इतना तो आई थिंक आप लोगों के जहन में भी होगा, आपने थोड़ी बहुत अगर प्रोग्रामिंग पढ़ी भी है, कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप वो मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन तो डिज़ाइन नहीं करेंगे। क्या आप कोडिंग मोबाइल के ऊपर करेंगे? दुनिया में कहीं भी कोडिंग मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के ऊपर नहीं की जा रही। कोडिंग हमेशा लैपटॉप्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर की जा रही है। सो अगर आप डिज़ाइन मोबाइल फ़ोन के लिए कर रहे हैं और आप डेवलप कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के ऊपर, तो ऑब्वियसली यहाँ तो सबसे पहला तो कंस्ट्रेंट यहीं पर डिफरेंट हो गया कि कैसे मैं एक चीज़ कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन करूँ जबकि मुझे उसको चलाना जो है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर है। सो हाउएवर, particularly for embedded systems and mobile systems, the development and the execution platforms are different. Embedded systems हो गए या मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इनके लिए एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म इज़ डिफरेंट दैन योर टारगेट प्लेटफॉर्म। होस्ट प्लेटफॉर्म अलग होता है, टारगेट प्लेटफॉर्म अलग होता है। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब ये है कि लेट सपोज मैं अगर एक फॉर एग्जांपल एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, एक टेलीविज़न के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, एक स्मार्ट टीवी के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली स्मार्ट टीवी के लिए बना रहा हूँ तो वो स्मार्ट टीवी के ऊपर ही थोड़ी ना कोडिंग करूँगा। कोडिंग तो हमेशा डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर्स के ऊपर होगी। स्पीकर के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैं एक मोबाइल फ़ोन के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन अ लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर, सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट। यहाँ पर यू नीड टू इधर मूव योर डेवलप्ड सॉफ्टवेयर टू द एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म। या तो ये होगा कि आप जैसे ही डेवलप करें सिस्टम को तो उसको कॉपी करते जाएँ, मोबाइल के अंदर वो चला कर देखते जाएँ, या फिर सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि इसको अगर टेस्ट करना है आपको, यानी कि आप कोडिंग भी करते जाओ, साथ साथ आपको वो नज़र भी आता जाए किस तरह से काम कर रहा है, तो यू वुड हैव टू रन अ सिमुलेटर ऑन योर ऑन डेवलपमेंट मशीन। आप सिमुलेटर बनाओ। सिमुलेटर का काम यही होता है कि वो आपको इस तरह की का इन्वायरमेंट शो करता है आपके कंप्यूटर के ऊपर ही, जैसा कि आप वो डिवाइस चला रहे हो, जैसा कि जिस डिवाइस के लिए आपने डेवलपमेंट करनी है। ऐसे समझें कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही आपको मोबाइल फ़ोन नज़र आ जाएगा और उसके ऊपर जैसे आप टच करते हैं उसी तरह आप क्लिक के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मोबाइल बिहेव करेगा वैसा ही आपकी वो स्क्रीन बिहेव कर रही होगी कंप्यूटर के ऊपर। स्मार्ट टीवी के लिए चलाना है, जिस तरह आपका स्मार्ट टीवी का रिमोट काम कर रहा होगा उसी तरह से आप अपने बटन्स को कन्फिगर करके आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि आपके स्मार्ट टीवी के ऊपर ये चीज़ कैसे चलेगी ऑन योर कंप्यूटर। दीज आर कॉल्ड सिमुलेटर्स, जो कि एक आपको फील फराहम करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो कि एक्चुअली आप नहीं चला रहे हो। सिमुलेटर्स आर ऑफन यूज्ड व्हेन डेवलपिंग एम्बेडेड सिस्टम लाइक अ सॉफ्टवेयर फॉर अ स्मार्ट मशीन और a smart AC or a smart speaker or a smart mobile phone. You simulate hardware devices such as sensors and जिस तरह से मैंने कहा टैप की जगह आप क्लिक कर लो, आप उनको इस तरह की फील दे दो in the environment in which the system will be deployed. Simulators speed up the development process for embedded systems as each developer can have his or her own execution platform with no need to download the software to the target system. iOS के लिए मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, मेरे पास 10 मेंबर्स हैं, क्या मैं उन 10 के 10 मेंबर्स को आईफोन लेकर दूं ताकि वो डेवलप कर सकें? नो, इट्स जस्ट एन एप्लीकेशन एंड आई कैन जस्ट यूज़ अ सिमुलेटर मशीन ऑन माई कंप्यूटर जो कि मुझे ये फील करवाए जैसे कि आईफोन के ऊपर ही एप्लीकेशन चलेगी, उसी तरह आप अपने कंप्यूटर के ऊपर चला कर देख रहे हैं। विद मॉकिंग सम ऑफ दी, मॉक कहते हैं इसको, मॉक कर देना, यानी कि एक तरह से नकल उतार लेना। ऐसे आप नकल उतार लें एक चीज़ की अपने कंप्यूटर के ऊपर ही। Simulators are expensive to develop and so are usually available only for the most popular hardware architecture. हर सिस्टम के लिए सिमुलेटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल स्मार्ट टीवी के लिए तो आपको जो है वो सिमुलेटर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपसे एक ऑडियोनिक के एक स्मार्ट स्पीकर के लिए अगर आप सिमुलेटर ढूंढेंगे तो नहीं, क्योंकि एक वेल नॉन मशीन नहीं है वो। इसी तरह आप एक पर्टिकुलर मशीन कंपनी के एसी के लिए अगर आप एक सिमुलेटर ढूंढना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ढूंढना आपको। ऑब्वियसली वो मिल तो सकता है आपको, लेकिन ये है कि या तो किसी से बनवाना पड़ेगा या इट्स बेटर कि आपको खुद ही बना लें। अब आते हैं होस्ट टारगेट डेवलपमेंट के ऊपर। अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म शुड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ टूल्स टू सपोर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। क्या क्या? एन इंटीग्रेटेड कंपाइलर एंड सिंटेक्स डायरेक्टेड एडिटिंग सिस्टम दैट अलाउज यू टू क्रिएट, एडिट एंड कंपाइल कोड, जिसको हम IDE कहते हैं। एक ऐसा कंपाइलर आपके पास होना चाहिए सबसे पहले तो, जिसके ऊपर आप कोड कर सको, क्रिएट भी कर सको, एडिट भी कर सको और साथ ही साथ कंपाइल भी करके देख सको। यानी कि सिमुलेटर भी होना चाहिए आपके पास, ताकि आप देख सको अपनी मशीन के ऊपर ही कि आपका कोड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मशीन के ऊपर किस तरह से काम करेगा। लैंग्वेज डीबगिंग सिस्टम भी होना चाहिए, ग्राफिकल एडिटिंग टूल्स होने चाहिए सच एज
टू एडिट यूएमएल मॉडल्स, टेस्टिंग टूल्स होने चाहिए। JUnit इज़ अ टेस्टिंग टूल जो कि आपको मुख्तलिफ केसेस बनाकर खुद ही दे देता है, आपको सोचना नहीं पड़ता कि यूज़र किस किस तरह से काम करेगा। टूल्स टू सपोर्ट रीफैक्टरिंग एंड प्रोग्राम विजुअलाइजेशन, अगर आप रीफैक्टरिंग करते हो अपने प्रोग्राम की, रीफैक्टरिंग का मतलब ये होता है कि आपने से एक वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, अब वो जहाँ जहाँ कॉल हो रहा है उसका वहाँ वहाँ नाम चेंज करना होगा आपको। एक वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज कर दी तो जहाँ जहाँ उसको एज ए इंटीजर ट्रीट किया जा रहा था वहाँ उसको एज ए कैरेक्टर ट्रीट करना है हमने, तो इस प्रोसेस को रीफैक्टरिंग कहा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज सोर्स कोड, वर्जन्स भी आपको मैनेज करने पड़ेंगे ऑब्वियसली अगर आप रीफैक्टरिंग कर रहे हो और एक चीज़ को दूसरी चीज़ से थोड़ा सा डिफरेंट बता रहे हो तो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर होस्ट सिस्टम, आप जिस पर डेवलप कर रहे हो उसके अंदर IDE होना चाहिए, कंपाइलर होने चाहिए, टेस्टिंग टूल्स होने चाहिए, और इसको रन करने के लिए आपको टारगेट का एक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना पड़ेगा जिस पर आप एग्जीक्यूट करके चला कर देख सको। उसकी लाइब्रेरीज, उसके रिलेटेड सिस्टम्स, उसके डेटाबेस, उसके सेंसर्स, ये आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड कि आपका बनाया हुआ कोड एक सर्टेन टाइप ऑफ मशीन के ऊपर किस तरह से चलेगा। देन द लास्ट थिंग इज़ ओपन सोर्स डेवलपमेंट। इसको बड़ा गौर से सुनिएगा, व्हाट इज़ ओपन सोर्स डेवलपमेंट। The source code of a software system is published and volunteers are invited to participate in the development process। मैं आपको सिंपली इसको समझा देता हूँ कि है क्या, बाकी इसकी वर्डिंग्स को वन बाय वन हम देख लेंगे। ओपन सोर्स सिस्टम डेवलपमेंट एक ऐसा तरीक़ेकार है आपके सिस्टम को डेवलप करने का जिसमें रीयूजिबिलिटी नहीं है। ये नहीं है कि किसी के बनाए हुए कोड को उठाकर मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर के लिए, साथ साथ रहिएगा, गौर से सुनिएगा। ओपन सोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप करना है उसकी डेवलपमेंट मैं पब्लिक कर दूँ सबके लिए कि सिस्टम ये है, रिक्वायरमेंट ये है, इसको हमने डेवलप करना है। अब वो हर कोई मुझे नहीं कहेगा कि आप ये रीयूज़ कर लें या ये रीयूज़ कर लें, हर कोई अपने हिसाब से उसमें चीज़ें चेंज करता रहेगा जो जिसको सही लगेगी। 10-12 डेवलपर्स मिल जाएंगे, 15-20 डेवलपर्स मिल जाएंगे, इवन थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स मिल जाएंगे और वो मिलकर एक ही चीज़ को एडिट कर रहे होंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स डेवलपमेंट। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 10-12 डेवलपर्स मिले हैं वो ही सिर्फ एडिट कर सकते हैं। नो, इट इज़ ओपन सोर्स। जो जिस तरह की एडिटिंग करना चाहता है इसमें वो कर ले। मैंने अगर यूज़ करना है और मैंने यूज़ करने के लिए उसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है, मैं उसमें एडिटिंग कर लूँ, बाकी सबको ही पता लग जाएगा, अच्छा ये एडिटिंग भी हो सकती है, इसके अंदर ऐसे भी चेंज हो सकता है। सो इन प्रिंसिपल एटलीस्ट एनी कंट्रीब्यूटर टू एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मे रिपोर्ट एंड फिक्स बग्स एंड प्रपोज न्यू फीचर्स एटलीस्ट एंड फंक्शनैलिटी। कोई भी चाहे, एनी कंट्रीब्यूटर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स को फाइंड कर सकता है, इश्यूज़ को फाइंड करेगा, उसको सॉल्व करेगा और उसकी फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकता है, सॉफ्टवेयर बना सकता है। मैं अगर देखता हूँ आगे जाकर, लेट्स सपोज फेसबुक इज़ एन ओपन सोर्स, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इट इज़ नॉट, फेसबुक इज़ एन ओपन सोर्स डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ अच्छा फेसबुक में ये बग भी है, मैं उसके अंदर जाकर चीज़ चेंज कर दूँ, मैं उसमें होम का बटन लेफ्ट से हटा के राइट पे लगा दूँ, मैं कर सकता हूँ। अब पूरी दुनिया देखेगी तो लेफ्ट से हट के राइट पे आ चुका होगा होम का बटन, क्योंकि ओपन सोर्स डेवलपमेंट थी और जो चाहे अपने हिसाब से इसको चेंज करेगा, सबके लिए वो चेंज हो जाएगा, फंक्शनैलिटी ऐड कर देगा, जिसको यूज़ करनी है करे, जिसने नहीं करनी वो अपने हिसाब से चेंज कर ले। लेकिन ऑब्वियसली इन प्रैक्टिस सक्सेसफुल ओपन सोर्स सिस्टम स्टिल रिलाई ऑन अ कोर ग्रुप ऑफ डेवलपर्स। या तो ये हो कि आप, इसकी एक एग्जांपल बड़ी आसान सी मैं आपके सामने रखता हूँ, विकिपीडिया। विकिपीडिया इज़ एन ओपन सोर्स डेवलपमेंट स्ट्रक्चर कि उसमें जो चाहे अपनी मर्जी से आकर उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, विकिपीडिया के ऊपर से आप जाएं और कोई भी डाटा आप चेंज करना चाहें आप कर दें। प्रैक्टिस में, प्रिंसिपल में, इन थ्योरी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमें भी पता है कि इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता है। आप जाकर कोई चीज़ चेंज करते भी हैं तो वो चीज़ पहले रिपोर्ट हो जाती है कुछ डेवलपर्स को कि ये चीज़ चेंज होना चाह रहा है, ये एक शख्स चेंज करना चाह रहा है, तो आप इसको वेरीफाई करें और चेंज कर दें। ठीक है, सो इन प्रिंसिपल, इन थ्योरी तो ये होता है ओपन सोर्स डेवलपमेंट के मुख्तलिफ तरह के डेवलपर्स जो जिस तरह की कंट्रीब्यूशन करना चाहे अपने रिपोर्ट्स, बग्स को रिपोर्ट करे, चेंज करे, फंक्शनैलिटी ऐड करे, कर सकता है। लेकिन इन प्रैक्टिस ओपन सोर्स डेवलपमेंट में भी यही होता है कि बाकी सब लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ये चेंज होना चाहिए, इसमें ये गलती है, लेकिन चेंज कौन करेगा, वही करेगा जो कि एक कोर ग्रुप ऑफ डेवलपर्स है। कुछ एग्जांपल्स इसके आपके सामने रखता हूँ। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है,
आपके ज़्यादातर सर्वर्स अमेज़ॉन के सर्वर्स से लेकर आपके नेटफ्लिक्स के सर्वर, आपके फेसबुक के सर्वर, सारे के सारे सर्वर्स बेस हो रहे होते हैं लिनक्स के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर नहीं होते वो। तो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे जितने भी सर्वर्स बने हुए होते हैं वो सारे ओपन सोर्स डेवलप्ड होते हैं। लिनक्स इज़ अ वेरी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो पावरफुल इसी वजह से है क्योंकि वो ओपन सोर्स है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, लेकिन ओपन सोर्स भी जिस तरह से मैंने कहा, इन प्रैक्टिस उसके अंदर बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि उसको वेरीफाई करते हैं चीज़ को। हर कोई अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता। एक्लिप्स जो IDE है जावा के लिए, जिस तरह कोड ब्लॉक्स है सी के लिए या डेव है सी के लिए, इस तरह जावा के लिए एक्लिप्स जो है ओपन सोर्स है। MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओपन सोर्स है। It is usually cheaper or even free to acquire open source software. You can normally download open source software without charge. आपको उसको यूज़ करने के लिए कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती. It is usually cheaper. Open source systems have a large population of users who are willing to fix problems themselves rather than report these problems to the developer and wait for a new release of the system. For a company involved in software development, there are two open source issues that have been considered. क्या आपके प्रोडक्ट को ओपन सोर्स बनना चाहिए या नहीं? शुड द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग डेवलप्ड मेक यूज ऑफ ओपन सोर्स कंपोनेंट्स और नॉट? शुड एन ओपन सोर्स अप्रोच बी यूज्ड फॉर इट्स ओन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और नॉट? ये दो बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड अगर आप ओपन सोर्स उसको रख देते हैं। बहुत तरह की चीज़ें जो कि आपको नहीं आती वो मुख्तलिफ तरह के कंट्रीब्यूटर्स उसमें कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। लेकिन क्या आप ये काम करना चाह रहे हैं या नहीं, इट इज़ अप टू द कंपनी एंड इट इज़ अप टू द डेवलपर कि आखिर वो ये काम करना चाह रहा है या नहीं। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट काइंडली मेरे पास भेज दें। एंड थर्सडे को हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास नहीं होगी, कल हमारी डिस्क्रीट की क्लास होगी। एंड जो नेक्स्ट वीक हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास होगी उसमें हमारा एक क्विज़ भी होगा, क्विज़ नंबर 3, जो कि इसी चैप्टर के ऊपर बेस करेगा जो कि अभी हमने देखा, इस चैप्टर के ऊपर और इससे पहले चैप्टर के ऊपर, UI डिज़ाइनिंग और इस चैप्टर के ऊपर बेस करेगा। सो क्विज़ के लिए भी आपने तैयार रहना है, उसकी डिटेल्स वगैरह हम क्लास के अंदर ही शेयर करेंगे नेक्स्ट वीक जब होगी। अटेंडेंस का मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज दें एंड दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।